ચાલો હર્ષિતભાઈ શરૂ કરીએ. ओके हाँ ओके. चलो। नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप नमस्ते. सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत करते हैं। कल हमने कुछ जो बात की थी वो बहुत ही कॉमन बात थी, जो बेसिक नॉलेज जिनको जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। परंतु आज जो मैं बात करूंगा वो एस्ट्रोलॉजी जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। फिर भी मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छी तरह बात करूंगा ताकि आप लोग समझ सको। आज मैं जो एस्ट्रोलॉजी के महत्व के जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, यानी महत्व के जो मुद्दे हैं, उस पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि नैसर्गिक मैत्री चक्र का मैंने जैसे कल जिक्र किया था, तो नैसर्गिक मैत्री चक्र किस तरह बनता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नैसर्गिक मैत्री चक्र किस तरह बनता है, क्योंकि हम नैसर्गिक मैत्री चक्र को नहीं जानते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं तो प्रेडिक्शन पार्ट में हमें काफी तकलीफें आ सकती है और या तो काफी हमारी मिस्टेकें भी हो सकती है, क्योंकि कोई ग्रह दूसरे ग्रह का मित्र होता है तो वो क्या फल देता है। अगर दो मित्र ग्रह युति में आ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं, और अच्छे अपने खुद की राशि में अपनी उच्च की राशि में मित्र ग्रह बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नैसर्गिक मैत्री चक्र किस तरह बनता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं आज कि जो पंचांग में या तो रेडीमेड आपको नैसर्गिक मैत्री चक्र मिलता होगा, कोई भी पुस्तकों में किधर भी मिलता होगा, उसमें कुछ यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसमें कुछ मतांतर है, लेकिन उसका पूरा आर्टिकल्स मैंने लिखा हुआ है कि क्यों कुछ ग्रह मूल त्रिकोणी ये राशि में नहीं होने के बावजूद भी वो मित्र चक्र के अंदर, नैसर्गिक मैत्री चक्र के अंदर आते हैं। जैसे कि राहु केतु है, हर्षल नेपच्यून प्लूटो है, उसको हमने कभी लिया नहीं है क्योंकि राहु केतु हर्षल नेपच्यून प्लूटो की अपनी खुद की कोई राशि नहीं है। अभी नैसर्गिक मैत्री चक्र कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो नैसर्गिक मैत्री चक्र हमेशा ग्रहों की मूल त्रिकोणी राशि के आधार पर बनता है। ग्रहों की मूल त्रिकोणी राशि के आधार पर बनता है। यहां पे मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, फिर आप चाहे तो आप सोल्व कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसका स्टेटमेंट है। तो ग्रहों की आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ग्रहों की मूल त्रिकोणी राशि से, ग्रहों की मूल त्रिकोणी राशि से અહીંયા ચેતનભાઈ નીચે કન્ટિન્યુ કઈક મેસેજ આવે છે. શું મેસેજ આવે છે? શું મેસેજ આવે છે? રેકોર્डेड आरसीसी ये चिकन बाय नेचर कैन कंटिन्यू द मैसेज आइदर रेकॉर्डेड आरसीसी यू जाओ, वांदो नहीं, इग्नोर करो, वांदो नहीं ना। हाँ ओके ओके हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। ग्रहों की रिकॉर्डिंग चालू है ना? एक सेकंड, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, ग्रहों की मूल त्रिकोणी राशि से जब दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 12वें ये स्थानों के अंदर, फिर से मैं रिपीट करता हूं, दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 12वें स्थानों में जो राशि स्थित है, यानी जो राशि वहां आई हुई है, उस राशि के स्वामी ये मित्र बनते हैं। अगर एक बार मुलाकात होती है उस राशि, उसकी दो राशि है ग्रहों की, उसमें दो ग्रहों में से एक ग्रह की दो राशि है, उसमें अगर एक राशि से मुलाकात होती है तो न्यूट्रल यानी सम होता है, और दो राशि से मुलाकात होती है तो वो मित्र होते हैं, और एक भी राशि से मुलाकात नहीं होगी तो वो शत्रु होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर गुरु की मूल त्रिकोणी राशि क्यों है, कौन सी है, तो कि गुरु की मूल त्रिकोणी राशि धनु है। तो धनु से हम देखेंगे कि वो कौन से जोडिएक साइन को, यानी कौन से राशि को वो मिल रहा है और कितनी बार मिल रहा है। तो यहां से सबसे पहले हम आते हैं, हमें कहां से गिनती प्रारंभ करनी है। हमें गिनती का प्रारंभ करना है कि गुरु जो राशि में बैठा है वहां से गिनती का प्रारंभ करना है। गुरु जो राशि में बैठा है
वहां से गिनती का प्रारंभ करना है। तो यहाँ पे गुरु जो बैठा है, मूल त्रिकोणीय राशि उसकी धनु है, धनु से दूसरे स्थान में, तो दूसरे स्थान में आई मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि है। मैं यहाँ पे मकर राशि का स्वामी शनि है। फिर चौथे स्थान में, ये दूसरा स्थान हुआ, मैं खाली एक छोटे अक्षर में लिखता हूं, ये दूसरा स्थान हुआ गुरु का, गुरु से ये दूसरा स्थान हुआ। फिर चौथा स्थान 2 3 4, यानी ये गुरु की अपनी खुद की राशि आई, गुरु की अपनी खुद की राशि आई। फिर 5, यानी इसका स्वामी कौन है, तो कि इसका स्वामी खुद गुरु है। फिर यहां पे आते हैं 5, तो ये 5वें स्थान पर मेष की, मंगल की राशि मेष आई, तो उसका स्वामी है मंगल। फिर आते हैं 8, 5 6 7 8, यानी ये चंद्र की राशि आई, चंद्र की राशि आई 8वें क्रमांक पर। फिर 9वीं, यानी ये सूर्य की राशि आई 9वें क्रमांक पे। फिर 12वीं, 9 10 11 और 12, ये 12वें क्रमांक पर आई मंगल की वृश्चिक राशि, यानी मंगल, मंगल। अभी आप नैसर्गिक मैत्री चक्र देखेंगे, आप नैसर्गिक मैत्री चक्र देखेंगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि गुरु शनि से सम है, गुरु शनि से सम है, गुरु से सम या तो वो मित्र ही रहेगा। फिर गुरु मंगल की 2 राशि है, मंगल की 2 राशि है, वो 2 बार गुरु उसको मिल रहा है, तो पहली राशि और 8वीं राशि, यानी 5वें क्रमांक पर और 8वें क्रमांक पर मंगल की राशि आती है, यानी ये मंगल 2 बार आया, यानी गुरु का मित्र मंगल, यानी मंगल गुरु का मित्र हो रहा है, मंगल गुरु का मित्र हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि चंद्र और सूर्य को एक एक ही राशि है, उसके लिए हमें उसको एक ही बार इन्विटेशन में गिनना है, तो चंद्र और सूर्य भी गुरु के मित्र होते हैं। तो यहाँ पे आप नैसर्गिक मैत्री चक्र में देखेंगे तो यहाँ पे नैसर्गिक मैत्री चक्र पंचांग में दिया हुआ है, यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है सूर्य का चंद्र मंगल और गुरु मित्र है, सूर्य का चंद्र मंगल और गुरु मित्र है। अभी हम आते हैं कि कौन सी राशि को नहीं मिल रहा है, तो आप बाकी देखेंगे कि भाई वो 11 2 3 6 7 ये राशि को नहीं मिल रहा है, परंतु गुरु, ये जो गुरु है वो बुध की जो राशि है, वो बुध का वो सम हो रहा है, बुध का वो सम हो रहा है। तो वो क्यों सम हो रहा है, इसके लिए मैंने है ना पूरा आर्टिकल्स लिखा हुआ है, जब हम हमारे पेड लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर में ये पूरा विद डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये क्यों वहां पे वो सम हो रहा है, वहां पे वो क्यों सम हो रहा है। तो इस तरह नैसर्गिक मैत्री चक्र का निर्माण हमारे शास्त्रकारों ने हमारे लिए किया हुआ है। इसी वजह से हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से ग्रह के मित्र होते हैं और कौन से ग्रह के शत्रु होते हैं और कौन से ग्रह के सम होते हैं। ये जानकर हमें ये पता कर सकते हैं कि भाई ये 2 मित्र ग्रह है, ये 2 शत्रु ग्रह है और ये 2 सम ग्रह है, तो उसका फल क्या मिलेगा, हमें उसका फल क्या मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए नैसर्गिक मैत्री चक्र का निर्माण किस तरह किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। अभी इसके बाद हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। ચેતનભાઈ પૂછી લો અને સમજમાં આવ્યું કે નહીં તો પછી ફરતી રિપીટ કરું, આ લોકોને સમજમાં આવ્યું ને તો ફરતી રિપીટ કરું। એક સેકન્ડ ચેટ ચાલુ કરું છું। आप सभी को रिक्वेस्ट है, अभी जो सर ने आपको सिखाया है वो अगर आपको समझ में आया है तो चैट के माध्यम से आप यस या नो जो भी है वो आप चैट के माध्यम से बता दीजिए, तो एक इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा कि अभी जो समझाया वो आपको समझ में आया। नवीन जी ने लिखा है बहुत अच्छा समझाया सर।
मयूर भाई को समझ में नहीं आया है। रोहिणी गड़ा का है, थोड़ा आया, पर प्लीज रिपीट कीजिएगा। ओके, चलिए मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूं, इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आप इसको मैं रिपीट करूं, आप पहले देख लीजिए, मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूं वो डेफिनेशन आप खास करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे अपना ये जो गुरु है, समझो यहाँ पे जो मैं अभी ये जो मैंने बताया है वो गुरु के लिए बताया हुआ है, मैंने और कोई ग्रह के लिए नहीं बताया हुआ है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन, आप सबसे पहले डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। डेफिनेशन आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो सब लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। ग्रहों की मूल त्रिकोणीय राशि, ग्रहों की मूल त्रिकोणीय राशि से जब कोई भी ग्रह की राशि यानी कोई भी जोडिएक साइन दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, पांचवें स्थान में, आठवें स्थान में, नौवें स्थान में और 12वें स्थान में कोई भी राशि हो, उसका जो स्वामी है, उसका जो स्वामी है वो मूल त्रिकोणीय राशि के स्वामी का मित्र होता है। तो यहां पे मैंने गुरु के बारे में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने गुरु के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो ग्रह को दो राशि है वो ग्रह को 2 बार मिलना चाहिए, वो ग्रह को 2 बार इनविटेशन देना चाहिए उस ग्रह को, यानी गुरु को 2 बार इनविटेशन देना चाहिए। और जिस ग्रह को एक ही राशि है, तो जैसे कि सिंह राशि और कर्क राशि, ये दोनों सूर्य और चंद्र की राशि है और ये दोनों ग्रहों को एक एक ही राशि दी हुई है, तो ये एक ही बार के इनविटेशन में मित्र हो जाते हैं, ये एक ही बार के इनविटेशन में मित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु से दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, 12वें स्थान में कौन सी राशि आती है और उसके स्वामी कौन है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए गुरु कौन सी, सबसे पहले हमें यह जानना है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर मूल त्रिकोणी बनता है। सबसे पहले मुझे यह जानना है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर मूल त्रिकोणी बनता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूं कि मैं ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बहुत दूंगा आज, जो आज तक पढ़ाते समय या तो कोई भी इंस्टीट्यूट में इस चीज के ऊपर पढ़ाया नहीं जाता है, न ही ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से जब हम प्रेडिक्शन पार्ट में आते हैं तो हमारा प्रेडिक्शन पार्ट आधा रह जाता है, हमारा प्रेडिक्शन पार्ट आधा रह जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि कौन सी। तो कि गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि धनु, गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि है धनु, गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि धनु। अभी वहां से दूसरे स्थान में मकर राशि आई। मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, यहां पे लिख देता हूं, ये मकर राशि आई और मकर राशि का स्वामी कौन है, तो के शनि। अभी यहां पे हम ये शनि के बारे में ही सबसे पहले जानते हैं। अभी ये गुरु ने शनि की मकर राशि को एक बार इनविटेशन दिया, एक बार उससे उसकी राशि के ऊपर उसने देखा, लेकिन उसकी दूसरी राशि है कुंभ, ये कुंभ राशि है, उससे गुरु मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है कि दूसरे के बाद सीधा चौथे स्थान पे गुरु मिलता है, दूसरे के बाद सीधा चौथे स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि आती है, दृष्टि नहीं यानी उसका इनविटेशन जाता है। तो गुरु यहां से चौथे स्थान पे, तो जो स्थान में गुरु बैठा है वहां से हम गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथे स्थान में तो गुरु की अपनी खुद की राशि आई, तो गुरु गुरु का मित्र ही है, शत्रु है ही नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं पांचवें में, तो पांचवें में गुरु से, गुरु जहां है वहां से पांचवी गिनते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवें में, पांचवें स्थान में आई मेष राशि, मंगल की मेष राशि आई। अभी मंगल को ही हम दोबारा देखते हैं। अभी मैंने यहां पे दिया है 2, 4, 5, 8, 9 और 12। तो मंगल की दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि,
वो 12वें क्रमांक पे गुरु उसको इनविटेशन दे रहा है, 12वें क्रमांक पे गुरु उसको इनविटेशन दे रहा है। यानी ये मंगल जो है वो गुरु का मित्र हो गया, गुरु का मित्र हो गया, क्योंकि नैसर्गिक मैत्री चक्र में 3 चीज आती है, मित्र, शम यानी न्यूट्रल, फ्रेंड, न्यूट्रल एंड एनिमी, ये 3 ही चीज आती है, ये 3 ही चीज आती है। तो यहाँ पे मंगल है वो गुरु का मित्र हो गया, मंगल है वो गुरु का मित्र हो गया। फिर उसके बाद आते हैं भाई 5 के बाद 6ठे को इनविटेशन गुरु दे रहा है, नहीं दे रहा है, 7वें को दे रहा है, नहीं दे रहा है, अभी 8वें को इनविटेशन दे रहा है। 8वें स्थान में यानी गुरु जहां बैठा है वहां से 8वें स्थान में चंद्र की कर्क राशि आ रही है और चंद्र को एक ही राशि दी गई है, चंद्र को एक ही राशि दी गई है। इसी वजह से एक बार के इनविटेशन में गुरु चंद्र का मित्र बनता है और चंद्र गुरु का मित्र बनता है, यानी दोनों आपस में मित्र बनते हैं। फिर 9वें क्रमांक पे आते हैं, तो 9वें क्रमांक पे सिंह राशि है, सिंह राशि है, सूर्य की सिंह राशि आती है। सिंह राशि यानी सूर्य को एक ही राशि दी गई है, सूर्य को एक ही राशि दी गई है। इसी वजह से एक ही टाइम के इनविटेशन यानी गुरु के एक ही टाइम के इनविटेशन से गुरु का मित्र सूर्य होता है, गुरु का मित्र सूर्य होता है। फिर 6ठे स्थान को उसने इनविटेशन दिया, नहीं दिया है, 7वें को भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर आप पंचांग को रिफर करोगे, मेरे पास यहाँ पे पंचांग है, ये पंचांग को रिफर करोगे तो उसमें लिखा है कि गुरु के मित्र कौन है, तो कि गुरु के मित्र है सूर्य, चंद्र और मंगल। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुरु के मित्र ये मंगल 2 बार आ गया, सूर्य, ये चंद्र और सूर्य आ गया। फिर उसका सम कौन है, तो कि गुरु का जो सम है शनि है। तो यहाँ पे आप देखो शनि को एक ही बार इनविटेशन मिला है, यानी वो उसका न्यूट्रल हो गया। फिर जिसको एक भी बार इनविटेशन नहीं मिला है, यहाँ पे वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, यहाँ पे मिथुन राशि है, उसका स्वामी बुध है, यहाँ पे कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध है, यहाँ पे तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है। तो ये जो है यानी शुक्र बुध ये उसके शत्रु हुए। तो पंचांग में भी दिया हुआ है कि गुरु के शत्रु कौन है, तो कि बुध और शुक्र। गुरु के शत्रु कौन है, तो कि बुध और शुक्र। अभी आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई? चेतन भाई, चैट का माध्यम खुला है तो आप सभी लोग चैट के माध्यम से बता सकते हैं। डॉक्टर नीना का एक सवाल है कि व्हाट इज मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण एक्चुअल में है क्या? अभी मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मूल त्रिकोणी। मूल त्रिकोणी का मतलब अभी हम देखते हैं कि 5 ग्रह है, उसको 2-2 राशि दी गई है, 5 ग्रह है उसको 2-2 राशि दी गई है। अभी यहाँ पे मूल त्रिकोणी कैसे डिसाइड किया जाता है, सबसे पहले ये जानिए। तो मूल त्रिकोणी कैसे डिसाइड किया जाता है, तो कि मूल त्रिकोणी ग्रहों के तत्व और राशियों के तत्वों के आधार पर ये मूल त्रिकोणी राशि डिसाइड की जाती है। अभी सिंपल है, मैं गुरु के बारे में बता देता हूं। अभी कोई गुरु, अगर मैं आज लेक्चर अभी आपको दे रहा हूं, मैं गुरु हूं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं आपको इतना, मुझे आपको समझाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो कि गुरु के पास आकाश तत्व है, गुरु के पास आकाश तत्व है, यानी मैं ये जो बोल रहा हूं वो आकाश तत्व है। और जो धनु राशि है वो कौन से तत्व की राशि है, तो कि अग्नि तत्व की राशि। अगर समझो मैं जल तत्व का हूं, अगर समझो मैं वायु तत्व का हूं, पृथ्वी तत्व का हूं, तो मेरे में इतना पावर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि वाले के पास सबसे ज्यादा पावर होता है। 1, 5, 9 ये 3 अग्नि तत्व की राशि है, तो उसमें 9वीं धनु राशि उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। और मैं अभी समझो एक धर्म की बात करूं कि मैं अपने धर्म को बहुत ही ऊंचा बताने के लिए मैं अपने जो अनुयायी है उसको मैं एनकरेज करूं कि भाई अपने धर्म के लिए आप क्षत्रिय बन जाओ, लड़ो और मरो, तो ये गुरु आदेश देगा तो वो चीज होगी। तो जो ग्रह जो राशि के अंदर उद्भव होता है, उद्भव यानी पैदा होता है,
उसके तत्वों के आधार के ऊपर वो उसकी मूल त्रिकोणीय राशि होती है। अभी गुरु की दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि कौन सी है? तो कि जल तत्व की राशि है। जल तत्व कैसा है? तो कि जल तत्व वीक है, कांस्टेंट नहीं है। ये जो मीन राशि जो जल तत्व है वो समुद्र का जल है। तो वहां पे गुरु का पावर कितना होगा? अगर मैं आसमान से ही जल गिरता है तो मैं ये दोनों को मिक्स कर दूं तो भी गुरु का पावर बढ़ेगा नहीं। जो आक्रामकता से बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाएगा गुरु, वो बोल नहीं पाएगा। तो गुरु की मीन राशि के अंदर गुरु मूल त्रिकोणी नहीं हो सकता है, वो उधर सिर्फ स्वग्रही हो सकता है, उधर वो सिर्फ स्वग्रही हो सकता है। उसी तरह आप ले लीजिए वृश्चिक राशि है और मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल मेष राशि में मूल त्रिकोणी बनता है। तो मेष राशि में ही क्यों मूल त्रिकोणी बनता है? तो कि मंगल जो है अग्नि तत्व का है और मेष राशि है वो अग्नि तत्व की है। तो उसमें आक्रामकता होनी चाहिए, क्योंकि मंगल यानी फाइटर यानी सेनापति, उसमें आक्रामकता होनी चाहिए। और वृश्चिक राशि है वो जल तत्व की राशि है, उसमें आक्रामकता है नहीं है। तो वृश्चिक राशि के मंगल वाला जातक कैसा होगा? तो कि ठंडा होगा। उसके लिए जो राशि के अंदर तत्वों के आधार पर और ग्रह वहां पे वो ग्रह का उद्भव होता है, उसे हम मूल त्रिकोणी राशि की उपमा देते हैं। यानी उधर वो ग्रह अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल समझता है। सिंपल, मैके में आई हुई स्त्री और ससुराल में रही हुई स्त्री, ये दोनों में डिफरेंस आप समझ लो। कि जब कोई स्त्री शादी ब्याह करके जाती है, ससुराल जाती है, तो वहां पे उसकी सिचुएशन कैसी होती है, और वो जब मैके में आ जाती है तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है। तो यही है मूल त्रिकोणी, यही है मूल त्रिकोणी। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? हाँ, सबका फीडबैक आ गया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबका जिसका जिसका क्वेश्चन था सबका यस आ गया है। ओके चलो, अभी मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हम सबसे पहले लेते हैं, हम देखते हैं कि लोग है ना, राहु। हेडफोन नीचे ले लीजिए अर्षित भाई। हाँ, हाथ ले लो नीचे, तो ले लो, हाथ नीचे ले लो। हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। अभी सबसे पहले हम देखते हैं राहु। अभी राहु के जो अंश है, अभी मैं देखता हूं कि लोग प्रेडिक्शन के समय में राहु की दृष्टि कौन सी है, सबसे पहले ये जान लो। राहु की 4 दृष्टि है, 5, 7, 9 और विशेष में 12वीं दृष्टि है। राहु की 4 दृष्टि है, 5, 7, 9 और विशेष में 12वीं दृष्टि है। तो जिस तरह दूसरे ग्रहों की दृष्टि लोग देखते हैं, उसी तरह लोग राहु की भी दृष्टि देखते हैं। यानी दृष्टि हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो जब अभी राहु ने रिसेंटली राशि चेंज की, राहु ने रिसेंटली राशि चेंज की, तो कोई भी ग्रह जब राशि बदलता है तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। और जब राहु राशि बदलता है तो वो 30 डिग्री से स्टार्ट होता है। राहु जब राशि बदलता है तो वो 30 डिग्री से राशि बदलता है। अभी लोगों को ऐसा भ्रम है कि राहु कभी मार्गी नहीं होता है, हमेशा सदा ही वक्री रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको पंचांग का एक पेज दिखाता हूं जो गुजराती में है, क्योंकि मेरे पास गुजराती पंचांग है। आपको यहाँ पे एक पेज दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए दिसंबर की, आप देखिए दिसंबर की 23, 24, 25, ये 23, 24, 25 तारीख को अभी राहु के अंश कितने हैं? तो कि 23 तारीख को राहु है 5 अंश 50 कला का है, फिर 24 तारीख को राहु है 5 अंश 27 कला का, और 25 तारीख को राहु वापिस है 5 अंश 44 कला का। यानी ये जो राहु है वो 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में मार्गी हो गया, 23 और 24 तारीख के बीच में मार्गी हो गया। फिर 24 और 25 तारीख के बीच, इसका हम एग्जैक्ट फिगर भी निकाल सकते हैं कि कितनी डिग्री पे कितने बजे वो मार्गी हुआ है और कितने बजे कितनी डिग्री पे वो वापिस वक्री हुआ है। ये एग्जैक्ट डिग्री पे हम निकाल सकते हैं, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे ये जो मैं पंचांग का मैंने पेज रखा है, ये जो पेज है दिनांक 20/12/2021 से लेके 2/1/2022 तक का है। 20/12/2021 से लेके 2/1/2022 तक का ये पेज है। यहाँ पे 23 तारीख को जो राहु की डिग्री है वो है 5 अंश 50 कला। राहु की जो डिग्री है वो 5 अंश 50 कला है। और 24 तारीख को राहु की जो डिग्री है
5 अंश 57 कला, यानी जब डिग्री बढ़ती है तो ग्रह आगे चलता है यानी मार्गी होता है, और डिग्रियां जब कम होती है तब ग्रह वक्री होता है। ये आप सब जितने भी एस्ट्रोलॉजर है सबको ये मालूम होगा, जितने भी एस्ट्रोलॉजर है ये सबको मालूम होगा। तो ये पर्टिकुलरली 23, 24 और 25 के बीच में ये राहु मार्गी हुआ, स्तंभी भी हुआ और वापिस वक्री भी हुआ। मार्गी यानी अपनी सीधी चाल में चलने लगा, स्तंभी यानी वो सीधी चाल में चलने से पहले थोड़ी देर रुक गया, वक्री यानी वो फिर से वापिस अपनी जो ओरिजिनल रिवर्स चाल है उसमें चलने लगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब राहु का प्रेडिक्शन आप कुंडली से करते हैं तो राहु की दृष्टि हमें क्लॉकवाइज देखनी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखनी है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखनी है। उसकी डिग्री भी हमें उल्टी गिननी है। अभी एग्जांपल है कि अभी राहु आज समझो 29 डिग्री का है, आज राहु 29 डिग्री का है, तो हम क्या समझते कि राहु 29 डिग्री है, राहु ने 29 डिग्री चल लिया। अभी तो राहु नई राशि में प्रवेश किया हुआ है और 29 डिग्री का हो गया, यानी 29 डिग्री वो चल गया। आप एस्ट्रोसेज प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसमें डाल के देख लीजिए कि राहु कितनी डिग्री का है, आपको पता चल जाएगा। और उसी के सामने दूसरा कोई ग्रह है वो 2 डिग्री का है, तो राहु 29 डिग्री का यानी वो 1 डिग्री चला है, और उसी के साथ दूसरा ग्रह बैठा हुआ है वो 2 डिग्री चला है, यानी हम कहेंगे कि वो ग्रह की और ये राहु की अंशात्मक युति हुई, अंशात्मक युति हुई। अंशात्मक युति हम किसे कहते हैं तो कि 5 डिग्री, जो भी ग्रह के आगे पीछे 5 डिग्री दूसरा ग्रह होता है उसे हम अंशात्मक युति कहते हैं। और ये प्रेडिक्शन पार्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, गणितीय कैलकुलेशन के लिए ये राहु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राहु का, ये जो मार्गी राहु का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई लेता नहीं है। और इस समय में जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसकी कुंडली के अंदर ये राहु बहुत ही अच्छा फल देगा। उसकी अगर वो अपनी कन्या राशि में बैठा होगा, बुध की राशि में बैठा होगा तो बहुत ही अच्छा फल देके जाएगा, बहुत ही अच्छा फल देके जाएगा। तो राहु के बारे में लोगों की जो मान्यता है वो बहुत ही गलत है कि भाई राहु हमेशा खराब फल देता है। देखो राहु क्या देखता है, तो राहु व्यक्ति को भौतिकतावादी बनाता है, लालची बनाता है, फिर स्वार्थी बनाता है, असंतुष्ट रखता है। तो ये राहु के कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई हाँ वो ये चीज देता है। परंतु यही राहु, आपने एक जो बहुत बड़े शेयर दलाल थे, आपने देखा होगा कि उनकी राहु की महादशा चलती थी और राहु की महादशा में उनको, वो शेयर दलाल को ग्राउंड से लेके टॉप में बिठा दिया था, ग्राउंड से लेके टॉप में बिठा दिया था। और उसी महादशा के अंदर उसी राहु ने उसको ऊपर से नीचू गिरा दिया। क्योंकि राहु किस चीज का कारक है, तो शनि के माफिक राहु भी कर्म का कारक है। शनि के माफिक राहु भी कर्म का कारक है। अभी शनि कर्म का फल कैसे देता है ये मैं आपको समझाता हूं। तो शनि कर्म का फल, आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं उसका अच्छा फल देगा और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल देगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने गत जन्म में किसी को 100 रुपए का दान दिया, तो वही शनि आपको ये जन्म में 100 रुपया कहीं से भी दिला देगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे गत जन्म में। फिर उसके बाद आते हैं राहु। अभी राहु कर्म का फल कैसे देता है? राहु ने देखा कि ये बंदे ने गत जन्म में 100 रुपया उसने डोनेशन किया यानी दान किया, तो राहु क्या करेगा, ये जन्म में राहु उसके सामने 1000 रुपया रख देगा। तो 1000 रुपया सामने रास्ते में से पड़ा हुआ मिलेगा तो हम क्या सोचेंगे, अरे इतने सारे पैसे मिल गए, चलो आज मजा करेंगे, मौज करेंगे। अगर आप यहां पर वो नहीं सोचकर ऐसे सोचोगे कि ये जिसके 1000 रुपये गिरे हैं उसको बेचारे को कितना दुख होगा, उसके बेचारे के 1000 रुपये गिरे हुए हैं तो उसका 1 महीने का राशन या तो 10 दिन का राशन वो बेचारा इससे खरीद सकता था। तो ये कोई गरीब आदमी का पैसा गिरा हुआ है तो पहले उसको ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिले तो संभाल के रखो पैसा, कभी कोई ढूंढता हुआ आए तो उसको दे दो। और फिर आपको बोले भाई आपने मेरे 1000 रुपया दे दिया तो ये लो 100 रुपया, तो वो आपको कर्म के अनुसार उसने 100 रुपया वापिस दिलाया।
लेकिन आपने जो 1000 रुपया लेके वो मौज मजा कर ली, तो जैसे मैंने कहा कि वो जो शेर दलाल थे उसको अपनी महादशा में नीचू से ऊपर बिठा दिया और उसी की महादशा में ऊपर से नीचू गिरा दिया। तो राहु कर्म का फल इस तरह देता है, राहु कर्म का फल इस तरह देता है। यानी शनि और राहु दोनों कर्म के कारक है, और कर्म का फल शनि का जो देने का जो हम कहते हैं कि उसकी जो देने की परिस्थिति हो कैसी है, जितना दिया उतना आपको दिला देगा वापिस। और राहु आपने जितना दिया है उससे 10 गुना दिलाएगा, और आपने वो रख लिया तो वो आपको फेंक देगा, और आपने वो रख के नहीं और जिसके थे उसको वापिस दे दिए, उसने आपको 100 रुपया दे दिए, तो आपके कर्म के अनुसार वो पैसा मिला, तो वो 100 रुपया आपको फलेगा, वो आपको फेंकेगा नहीं। तो लोग राहु को बहुत ही खराब समझते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए, राहु केतु खराब नहीं है। तो केतु किस चीज का कारक है? तो केतु जो है ना, वो विचारों की तीव्रता का कारक है। जैसे राहु है वो भौतिकता का कारक है, तो केतु है वो केतु है विचारों की तीव्रता का कारक है, विचारों की तीव्रता का कारक है, समर्पण की भावना का कारक है, समर्पण देने की भावना का कारक है, भावुकता का कारक है, त्याग वृत्ति उसमें देखी जाती है। केतु में त्याग वृत्ति देखी जाती है, आध्यात्मिकता देखी जाती है, फिर एकांतवास देखा जाता है। केतु एकांतवास देता है। केतु क्या देता है? तो कि एकांतवास देता है। तो ये जो दोनों राहु और केतु की जो व्याख्या है वो इस तरह की व्याख्या है। अगर हम खगोलीय गणना के अंदर राहु और केतु का मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और ये इंपॉर्टेंट कोई ही नहीं समझता है, और सिर्फ उसको प्रेडिक्शन पार्ट के अंदर लेके सीधा फल कथन करने लग जाते हैं। तो ऐसा मत करो। जब आपको राहु और केतु के बारे में फल कथन करने को आता है तो आप आराम से उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार उसका फल कथन करो। जब हम पेड लेक्चर में आएंगे तो वहां पे मैं आपको राहु और केतु के बारे में और थोड़ी डीपली बात बताऊंगा। तो यहां तक आपको राहु के बारे में समझ में आ गया सभी लोगों को? चेतन भाई, आप चैट के माध्यम से आप सब लोग बता दीजिए। अच्छा भाई, हम लोग चालू रखते हैं क्योंकि टॉपिक काफी बाकी है आज। ओके, ठीक है, चलो પછી છેલ્લે લેશું। ओके, चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कंजक्शन, युति, ग्रहों की युति। यहां पे मैंने कल बात की थी, ग्रहों की युति को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि सूर्य मंगल की युति है, भाई इनकी कुंडली के अंदर सूर्य मंगल की युति है, तो सूर्य मंगल की युति है तो अंगारक योग बनता है, अंगारक योग बनता है तो ये व्यक्ति को जलने के योग है। तो क्या पूरी राशि के अंदर वो 2 ग्रह की युति बन रही है, तो वो दोनों ग्रह की युति 0 डिग्री से 30 डिग्री तक मुझे क्या अंगारक योग का फल मिलेगा? क्या मुझे अंगारक योग का फल मिलेगा? तो मुझे यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि युति, ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक में मुझे फल देगा। कि मुझे अंगारक योग बन रहा है तो कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक मुझे फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शास्त्रकारों ने सभी ग्रहों को कुछ मान दिए हुए, यानी कुछ अंक दिए हुए कि भाई सूर्य का इतना डिग्री, सूर्य की इतनी डिग्री कितनी है, चंद्र की इतनी, गुरु की इतनी, बाकी सब ग्रह है उसके मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं खाली एक आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि यहाँ पे हम लेते हैं सूर्य और मंगल की युति का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी हम एज्यूम करते हैं कि किसी की भी कुंडली के अंदर, अभी हम एज्यूम करते हैं किसी की भी कुंडली के अंदर गोचर के अंदर 2 ग्रह हम लेते हैं। एक लेते हैं सूर्य और दूसरा लेते हैं मंगल। अभी हम लेते हैं कि भाई सूर्य यहाँ पे है, समझो हम सूर्य को ले लेते हैं कि सूर्य समझो 18 डिग्री का है और मंगल है वो 20 डिग्री का है। ये मैंने गोचर का या तो आपके जन्म का लिया हुआ है, ये मैंने गोचर का या तो आपके जन्म का लिया हुआ है। अभी इसके जो मान दिए हुए हैं, यानी ये युति का फल
कितनी डिग्री से प्रारंभ होगा और कितनी डिग्री तक रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन से ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है और मान दिया हुआ है, तो कि सूर्य का मान दिया हुआ है शास्त्र के अंदर 17 डिग्री और मंगल का मान दिया हुआ है शास्त्र के अंदर 8 डिग्री। यानी ये दो ग्रह की युति हुई, तो 17 और 8 कितने हुए, तो कि 25 डिग्री हुए। 17 और 8 कितने हुए, तो कि 25 डिग्री हुए। अभी यहाँ पे दो ग्रह है तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 ग्रह है तो यहाँ पे 3 ग्रह का टोटल मार के मुझे 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 4 ग्रह है तो यहाँ पे मुझे 4 का टोटल मार के मुझे 4 से डिवाइड करना है। अभी मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं तो 12 एका 12 दो 24, यानी 5 में से 4 जाएंगे तो 1, यानी 25 में से 24 गया तो 1। तो ये युति कब प्रारंभ होगी, तो यहाँ पे जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है मंगल, तो मंगल में से आप 12 डिग्री लेस कर दो, मंगल में से आप 12 डिग्री लेस कर दो यानी 8 डिग्री आई। फिर मंगल में आप 12 डिग्री ऐड कर दो तो 32 आया। तो एक राशि 30 अंश की होती है, एक राशि 30 अंश की होती है, तो 30 आप लेस कर दो तो 2। अभी यहां पर यह युति कब प्रारंभ होगी, तो कि ये युति मंगल और सूर्य की युति 8 डिग्री से प्रारंभ होगी। 8 डिग्री से ये फल देना प्रारंभ करेंगे, 8 डिग्री से फल देना प्रारंभ करेंगे। और कब तक फल देंगे, तो कि ये दूसरी राशि के अंदर जब तक 2 डिग्री का ये 2 डिग्री का होगा तब तक ये फल देगा। कहां से, तो कि 8 डिग्री से नेक्स्ट राशि 2 डिग्री तक ये फल देगा। तो 8 डिग्री से आप गिन लो तो 8 यानी 22 24 डिग्री तक ये फल देगा। बाकी की डिग्री के अंदर ये फल नहीं देगा, बाकी की डिग्री के अंदर ये फल नहीं देगा। तो इसी तरह बाकी ग्रहों के भी मान दिए हुए हैं शास्त्र के अंदर कि भी ये इसी तरह हमें फल देंगे, ये इसी तरह हमें फल देंगे। हम क्या समझते हैं कि भाई युति यानी पूरा का पूरा ये दोनों ग्रह की युति हो रही है तो ये पूरी की पूरी हमें फल देती है। और उसी तरह दृष्टि का भी फल दिया हुआ है शास्त्र के अंदर। दृष्टि का हम क्या कहते हैं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि करता है, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि करता है तो वो ग्रह के कुछ डिग्री दिए हुए हैं। तो यहां पे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि सूर्य जो है, अभी हम लेते हैं सूर्य है और यहां पे हम लेते हैं चंद्र है। अभी यहां पे हम देखते हैं कि ये सूर्य चंद्र के ऊपर दृष्टि कर रहा है और चंद्र है वो सूर्य के ऊपर दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पे एक मान दिया हुआ है, यानी मान यानी घेराव। जब दृष्टि का फल हमें देखना है तो ये कितनी डिग्री तक ये सूर्य के ऊपर कितनी डिग्री तक ये चंद्र फल देगा। तो चंद्र का जो शास्त्र के अंदर दिया हुआ है कुछ 4.5 डिग्री दिया है, मैं अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री पकड़ता हूं। तो यहां पे समझो मेरी कुंडली के अंदर सूर्य समझो 15 डिग्री का है, मेरी कुंडली के अंदर 15 डिग्री का है, तो ये चंद्र की दृष्टि मुझे कब तक कैसे फल देगी, तो 15 में से मैं 5 लेस करूंगा यानी 10 डिग्री और 15 में मैं 5 ऐड करूंगा यानी 20 डिग्री। तो ये दृष्टि का जो फल है मुझे कैसे मिलेगा, तो कि 10 डिग्री से और 20 डिग्री के बीच में मिलेगा। मुझे ये दृष्टि का फल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में मिलेगा, उससे ज्यादा मुझे फल नहीं मिलेगा। आज 10 डिग्री के आगे जो 9 डिग्री गई और 20 डिग्री के यानी 20 डिग्री के बाद की जो 10 डिग्री है उसमें मुझे दृष्टि का फल नहीं मिलेगा, मुझे दृष्टि का फल नहीं मिलेगा। तो ये भी चीजें हैं ना, लोग देखते नहीं है, फिर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि साला ये दृष्टि कर रहा है तो इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, दृष्टि कर रहा है उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। फिर दृष्टि के प्रकार कितने हैं, दृष्टि कितनी कितनी है, तो 25%, 50%, 75% और 100% दृष्टि है। लेकिन दृष्टि के प्रकार कितने हैं, तो एक तो प्रतियुति यानी आमने सामने बैठे हुए, वो भी मैं एग्जांपल आपको यहां पे समझा देता हूं।
ये देखो कुंडली जो ड्रॉ करने की जो रीत है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि कुंडली इस तरह ड्रॉ की जाती है। लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं, फिर ऐसे चौकड़ी मार देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद ये मिडल से ये मिडल तक एक लाइन खींचनी है, ये मिडल से ये मिडल तक लाइन खींचनी है, फिर अंदर चौकड़ी मारनी है, फिर अंदर चौकड़ी मारनी है। अभी यहाँ पे मैं कोई लग्न नहीं लिख रहा हूं, मैं कोई राशि नहीं लिख रहा हूं, परंतु यहाँ पे सीधा मैं ग्रह ही लिख रहा हूं। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि चलो यहाँ पे शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है और यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे पे दृष्टि कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे दृष्टि कर रहे हैं। इसको हम समसप्तक दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? समसप्तक दृष्टि कहते हैं। समसप्तक यानी आमने सामने एक दूसरे को देखना। फिर दूसरी दृष्टि आती है एकतर दृष्टि। अभी शनि की कितनी दृष्टि है? तो कि शनि की दृष्टियां है 3, 7 और 10, और मंगल की दृष्टि जो है वो 4, 7 और 8, 4, 7 और 8, ये मंगल की दृष्टि है। अभी शनि जो है, शनि से तीसरे स्थान में 1, 2, 3 यानी सूर्य यहां बैठा हुआ है, सूर्य यहां बैठा हुआ है। तो ये सूर्य, शनि सूर्य को एकतर दृष्टि से देखता है, सूर्य शनि को नहीं देखता है। सूर्य शनि को देख रहा है, शनि सूर्य को देख रहा है, परंतु सूर्य शनि को नहीं देख रहा है, यानी ये एकतर दृष्टि हुई। इसके बाद एक और दृष्टि है जो प्रेडिक्शन पार्ट में कोई लेता नहीं है और उसको इंपॉर्टेंट देता नहीं है। प्रेडिक्शन पार्ट में कोई लेता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट देता नहीं है, यानी 25%, 50%, 75%, 100% दृष्टि तो उसका महत्व तो है, परंतु एक और दृष्टि है जिसे हम कहते हैं अन्यन दृष्टि। अन्यन दृष्टि यानी मैं आपको कुछ देता हूं, मैंने दी हुई चीज आप दूसरे को देते हैं, उसे अन्यन गिफ्ट कहते हैं, उसको अन्यन गिफ्ट कहते हैं। उसी तरह ये अन्यन दृष्टि है। अभी यहां पे हम देखते हैं कि शनि सूर्य को देखता है, परंतु ये सूर्य की कौन सी दृष्टि है? तो कि सूर्य की एक ही दृष्टि है, वो है 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पे अगर 7वें स्थान में कहूं, मैं यहाँ पे कहूं कि 7वें स्थान में यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, सॉरी सूर्य से 7वें यानी 9वें स्थान में गुरु बैठा हुआ है, तो ये शनि अपनी दृष्टि सूर्य के ऊपर डाल रहा है, यानी सूर्य शनि का दृष्टि का जो फल है वो खुद ले रहा है, और ये दोनों के दृष्टि का जो फल है वो गुरु को दे रहा है। इसको हम कहते हैं अन्यन दृष्टि, इसको हम कहते हैं अन्यन दृष्टि। और ये अन्यन दृष्टि को शास्त्र के अंदर कोई नहीं लेता है, सब लोग ऐसे ही समझते हैं कि इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अन्यन दृष्टि भी बहुत काम देती है। और खास करके जब छोटी छोटी बातों को हम देखते हैं, छोटी छोटी बातों की, यानी हम जब मेलापक करते हैं तो मेलापक में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमारी के अंदर वो व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई वो व्यक्ति ज्यादा बीमार क्यों हुआ, उसको हॉस्पिटलाइजेशन क्यों करना पड़ा, हमें पता नहीं चल रहा है। कुंडली से तो कैसे कोई योग बन ही नहीं रहे कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े। तब जाके आप ये अन्यन दृष्टि को अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन क्यों किया गया, वो व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन क्यों किया गया है। चलो फिर उसके बाद आगे हम आते हैं। इसके बाद आते हैं, अभी कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से पर्सनल चैट पे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको बता देता हूँ। उनका क्वेश्चन ऐसे था कि आजकल के जो बच्चे लोग हैं वो शादी ब्याह के उसमें मानते नहीं है, बड़ी उम्र में वो लोग शादी करते हैं, बड़ी उम्र में बच्चे करते हैं, और उनको इंडिविजुअल रहना सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये आजकल हर घर में होता है, आजकल ये हर घर की पोजीशन है, सिचुएशन है कि एक उम्र गुजरने के बाद वो शादी करते हैं, एक उम्र गुजरने। क्योंकि हमारे शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में शास्त्र में लिखा था कि 14 साल की लड़की होनी चाहिए और 18 साल का लड़का होना चाहिए। तो क्यों 5 साल ये डिफरेंस क्यों रखा था उन्होंने 5-6 साल का? तो कि 5-6 साल का डिफरेंस इसके लिए रखा था कि लड़की लोगों को मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है और लड़के लोगों को मैच्योरिटी लेट आती है।
यानी लड़का बड़ी उम्र में उसको मैच्योरिटी आती है और लड़की को बहुत ही छोटी उम्र में मैच्योरिटी आ जाती है। उसके लिए ये डिफरेंस रखा गया था। परंतु आज देखते हैं कि भाई आज सब लोग अपने कैरियर के पीछे पड़ा है, और मैं ये बात से सहमत हूं, ये बात से सहमत हूं कि वो कैरियर के पीछे पड़े हैं ना, तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इस समाज के अंदर जिंदा रहने के लिए, या तो इस समाज के अंदर अपना स्टैंड बनाने के लिए, अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, अगर उसका कैरियर ठीक नहीं है, तो उसको कोई खड़ा भी नहीं रखता, उसको कोई खड़ा भी नहीं रखेगा। और ये दुनिया है ना, मतलब की है और स्वार्थ की है। इवन अपन, मैं भी अपने समझो घर में पैसा कमा के नहीं दूंगा तो थोड़े दिन तो मेरे बच्चे मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा वो मेरे को बोलेंगे चलो भाई ये एक्स्ट्रा आदमी है, इसको साइड में रख दो अभी। तो ये दुनिया मतलब की और स्वार्थ की है। तो यहाँ पे आज के जो बच्चे हैं वो अपने कैरियर के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये कैरियर के पीछे पड़े हुए हैं, बड़ी उम्र में शादी करते हैं। एक्चुअल का आज का एजुकेशन ऐसा हो गया है कि एक बच्चा डिग्री लेके बाहर जब निकलता है तब उसकी एज हो जाती है 22-23 साल की एज हो जाती है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले पे दो तीन ही डिग्री थी, जैसे बीकॉम है, बीएड, बीए है, आर्ट्स लिया है, ऐसी 2-3 ही डिग्री थी। परंतु आज के समय आप देखोगे कि एजुकेशन बहुत ही वास्ट हो गया है। अभी मैं एक डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर एमबीबीएस जब डॉक्टर बाहर निकलता है, मेरे रिलेटिव्स है डॉक्टर है, न्यूरोसर्जन है, मैं आपको बताता हूँ वो मीन्स वो लड़के ने न्यूरोसर्जन के लिए 10 बार एग्जाम दी है। अभी तुरंत तो एग्जाम नहीं होती है ना कि ये जनवरी में हुई, फिर फरवरी में हुई, फिर मार्च में हुई, ऐसे तुरंत तो एग्जाम नहीं होती है ना। तो उसको 6-6 महीने का गैप रहता है। तो ये वो जब तक वो एग्जाम पास नहीं कर लेगा तब तक वो अपनी लाइफ को कैसे सेटल कर पाएगा। तो आजकल एजुकेशन ऐसा हो गया है कि जो 25 साल के बाद वो बंदा अपने करियर में ठीक से अभी जम रहा होता है, यानी अपने जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए उतना कमाने का चालू करता है, कमाने का चालू करता है। और आज ऐसे देख लेंगे तो आप प्रॉपर्टी के मामले में देखेंगे तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है। ठीक है, मोदी सरकार आई है तब से 25% प्रॉपर्टी की कॉस्ट डाउन हो गई है, और कांस्टेंट लास्ट 10 साल से 25% प्रॉपर्टी की कॉस्ट डाउन है। परंतु 25% भी डाउन है तो पहले जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की मिलती थी आज वो 1.5 करोड़ की मिलती है। लेकिन वो 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए भी वो बंदा लोन लेके अगर वो प्रॉपर्टी लेता है तो जिंदगी भर तो वो लोन चुकाता है। उसके लिए मैं इससे सहमत हूं कि आजकल बच्चे लेट शादी कर रहे हैं, उससे भी सहमत हूं। उनके कैरियर की उनको फिक्र है, उससे भी मैं सहमत हूं। लेकिन एक ये कि बच्चे लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई एक एज गुजर जाने के बाद जब संतान पैदा होते हैं तो उस संतान की जो सिचुएशन रहती है वो अच्छी नहीं रहती है। संतान की जो सिचुएशन रहती है वो अच्छी नहीं रहती है। मैं महिला पक्ष में इस चीज को बहुत ही डिटेल्स में समझाता हूँ बहुत टाइम, क्योंकि मैं महिला पक्ष के अंदर जो ब्लड ग्रुप है उससे मैं मैच मैचिंग करके मैं समझाता हूँ कि क्यों संतान की सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है। सर्टेन एज के बाद अगर आप शादी करते हो तो महिला पक्ष के अंदर ब्लड ग्रुप देखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह है जो हमें इस चीज में बाधा देते हैं। सबको नहीं देते, सबको नहीं देते। तो कौन से ग्रह ऐसे हैं जो बाधा देते हैं, हमें जीवन में तकलीफें देते हैं, चिंता देते हैं, बीमारी देते हैं, हमें किसी यानी किसी से धोखा मिलता है। तो ये कौन से ग्रह है? और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैं बोलूंगा अगर आप उसका एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे ना तो आप जीवन में बहुत ही सुखी हो जाओगे, बहुत ही सुखी हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे ये कुंडली रख लेता हूं। मैं यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली रखता हूं। अभी यहाँ पे हम 3 प्रकार के ग्रह गिनते हैं। सबसे पहले हम गिनते हैं मारक, फिर उसके बाद आता है बाधक, फिर उसके बाद आता है घातक। अभी मारक देखो,
मारक ग्रह कौन सा है हमारी कुंडली के अंदर। तो कोई भी कुंडली हो, 12 लग्न की कुंडली है, 12 राशियां है, 12 लग्न कुंडली है, तो दूसरा स्थान और 7वें स्थान का स्वामी जो है वो मारक बनता है, उसको हम मार्केश कहते हैं, उसको हम मार्केश कहते हैं। 12 की 12 लग्न कुंडली के अंदर दूसरा और 7वां स्थान मारक स्थान है, उसको उस स्थान के स्वामी को हम मार्केश कहते हैं। अभी यहाँ पे कौन है मार्केश, क्योंकि यहाँ पे एक तो सूर्य मार्केश है और यहाँ पे शनि मार्केश है। और हमारी कुंडली के अंदर ये सूर्य और शनि कहां स्थित है, सबसे पहले ये देखिए। मैं एज्यूम करता हूं कि भाई ये बंदा है, उसकी कुंडली के अंदर सूर्य समझो यहां है और शनि समझो, मैं एज्यूम करता हूं कि शनि उनका केंद्र में है, ऊंचका होके बैठा हुआ है, ऊंचका होके बैठा हुआ है। 7वीं राशि यानी तुला राशि के अंदर शनि ऊंचका बैठता है। तो ये चौथे स्थान से और 11वें स्थान से जो चीज देखी जाती है उसका एक्सपेक्टेशन कर्क लग्न वाला, ये कर्क लग्न मैंने रखा है, यानी ये बंदा जिसकी कुंडली है अगर वो एक्सपेक्टेशन कम कर देता है तो जीवन में वो सुखी हो जाता है। कैसे? ये मार्केस हमें क्या देता है, तो जीवन के अंदर हमें जो छोटी मोटी चिंताएं सताती है, जो हमें छोटी मोटी चिंताएं सताती है, जो हमें छोटी मोटी बीमारियां आती है, वो कौन से ग्रह देते हैं, तो कि ये मारक ग्रह हमें छोटी मोटी बीमारियां देता है और ये मारक ग्रह हमें छोटी मोटी चिंताएं देता है, छोटी मोटी चिंताएं देता है। और यही मारक मनुष्य के मृत्यु का भी कारक होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। वही यही मारक मनुष्य के मृत्यु का कारक भी होता है, वो मैं अभी समझाता हूं आपको। फिर उसके बाद आते हैं हम बाधक। तो यहां पे बाधक चर, स्थिर और द्विसभा राशि के अनुसार दिए हुए हैं। तो चर राशि जो है वो कौन सी है, तो कि 1, 4, 7, 10। फिर स्थिर राशि जो है वो 2, 5, 8 और 11। और द्विसभा राशि है वो है 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। तो ये जो राशि है वो चर राशि है। ये जो राशि है कर्क राशि का लग्न है, तो कर्क राशि है वो चर राशि है। तो चर राशि के अंदर हमेशा 11वां स्थान बाधक बनता है। फिर स्थिर राशि के अंदर 7वां स्थान बाधक बनता है और ये द्विसभा राशि के अंदर ये 9वां स्थान बाधक बनता है। यहाँ पे 9वां स्थान बाधक बनता है और द्विसभा राशि के अंदर ये 7वां स्थान बाधक बनता है। ये स्थान के स्वामी को हम बातकेश कहते हैं। अभी यहाँ पे चर राशि है, कर्क राशि है, कर्क राशि यानी शुक्र यहाँ पे उसका ग्रह बाधक हुआ यानी बातकेश हुआ। अभी ये शुक्र समझो हम कहते हैं कि भाई यहां बैठा हुआ है, बैठा हुआ है तो कहां है, तो क्या अपने मित्र के घर में ही बैठा हुआ है। परंतु केंद्र के अंदर बैठा हुआ कोई भी शुभ ग्रह अशुभ फल देता है और अशुभ ग्रह यानी पाप ग्रह केंद्र के अंदर बैठे हुए पाप ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पे शुक्र, यहां से हम क्या देखते हैं, तो यहां से हम हमारे कर्म देखते हैं, यहां से हम पिता का सुख देखते हैं, यहां से हम व्यापार वाणिज्य देखते हैं, तो यहां से पॉलिटिकल्स भी हम देखते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका एक्सपेक्टेशन आप कम कर दो, उसका एक्सपेक्टेशन आप कम कर दो तो आप सुखी हो जाओगे। यानी हमारी कुंडली के अंदर मार्केश और बातकेश जहां बैठे हैं उस चीज का, उस स्थान से मिलते हुए फल को आप छोड़ दो, आप छोड़ दो तो आप सुखी हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। फिर उसके बाद आते हैं घातक स्थान, उसके बाद आते हैं घातक स्थान। तो 12 की 12 लग्न कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं ये जो बाधक ग्रह है वो मुझे क्या फल देता है, तो जीवन के अंदर मुझे आती हुई छोटी मोटी अड़चने, बाधा, जैसे कि मैं यहां से मैं बाहर निकला और मेरी बस चली गई, यहां से मैं स्टेशन पहुंचा और मेरी ट्रेन निकल गई,
तो ऐसी जो बाधा, मैं ट्रेन में चढ़ गया, मैं जो सीट पे बैठने जा रहा था उस सीट पे दूसरा कोई बैठ गया और मुझे लंबे समय तक ऐसे ऊपर हैंडल पकड़ के खड़े रहना पड़ा, यानी बैठने में बाधा। यानी कोई भी प्रकार की जो बाधा हमें मिलती है वो कौन देता है, तो कि बातकेस देता है, वो हमें बातकेस देता है। फिर उसके बाद आते हैं घातक ग्रह। घातक ग्रह कौन सा है, तो कि 12 की 12 लग्न कुंडली के अंदर हमेशा ये 11वां स्थान घातक स्थान है। 11वां स्थान ये घातक स्थान है। अभी देखो ये 11वां स्थान घातक स्थान है, लेकिन ये 11वां स्थान लाभ स्थान भी है, मित्र स्थान भी है, इच्छा पूर्ति का स्थान भी है, लेकिन इसका जो स्वामी है वो घातकेश बनता है। ये घातकेश बन के जो भी स्थान में बैठता है उस स्थान से मिलते हुए फल में वो हमें अड़चन देगा। कैसे कि भाई अभी वो, मैं कहूंगा कि ये बेसिक एजुकेशन स्थान में उसका स्वामी शुक्र यहां पे बेसिक एजुकेशन स्थान में बैठा हुआ, तो ये बेसिक एजुकेशन स्थान में बैठा हुआ है तो मेरे पे वार करना, यानी कैसे वार होगा कि मैं एग्जाम देने गया, मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं कॉपी भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे बैठा हुआ लड़का वो चीट लाके कॉपी कर रहा है और आके टीचर उसको देखती है, वो लड़का मेरे ऊपर वो चीट डाल देता है, मेरे टेबल पे आके चीट गिरती है और टीचर मेरे को पकड़ती है कि भाई तू कॉपी कर रहा है। तो एक प्रकार की ये घात यानी किसी ने आपके ऊपर वार किया, किसी ने आपके ऊपर ये वार किया, तो इसे कहते हैं घातक। तो हमारी कुंडली के अंदर मार्केश, बातकेश और घातकेश के स्वामी जो स्थान में बैठे हैं उस स्थान से मिलते हुए फल की एक्सपेक्टेशन आप कम कर दो तो आप जीवन में सुखी हो जाओगे, आप जीवन में सुखी हो जाओगे, अन्यथा आप जीवन में दुखी रहोगे। अभी मृत्यु कैसे देखी जाती है, तो जब भी हमारे मृत्यु देखने के लिए कौन सा स्थान है, तो कि मृत्यु के लिए अष्टम स्थान है। मृत्यु के लिए अष्टम स्थान है। तो अष्टम स्थान मृत्यु के लिए मुझे देखना है, सबसे पहले अष्टमेश देखना है, फिर मृत्यु का कारक ग्रह है शनि, मुझे वो देखना है, फिर मुझे मार्केश कौन से ग्रह है वो देखने हैं, मुझे बातकेश कौन से ग्रह है वो देखने हैं, और घातकेश कौन से ग्रह है वो मुझे वो देखने हैं। तो मैं एक बार ये पूछ देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। मैं चालू करूं। अभी हमारी कुंडली में मृत्यु देखने के लिए मुझे 8वां स्थान, 8वें स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का कारक, फिर ये मार्केश, बातकेश और घातकेश, यानी कितने हुए 1 2 3 4 5 6 ग्रह। ये 6 ग्रह हुए। ये 6 ग्रह जो हुए ना, उसमें से कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है और कौन से ग्रह की प्रति अंतरदशा चल रही है, यानी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा। यहाँ पे महादशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारी कोई भी ग्रह की महादशा चल रही है और इसमें से कोई भी एक ग्रह की अंतरदशा चल रही है, तभी हमें मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा मिलने के पूरे योग बनते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा मिलने के पूरे योग बनते हैं। और कुछ सर्कमस्टांसेस, इसकी सिचुएशन नवमांश कुंडली में क्या है, चलित कुंडली में क्या है, ये देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा मिलेगी कि इसकी मृत्यु होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा मिलेगी कि इसकी मृत्यु होगी। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जब मृत्यु देखनी है तो मुझे क्या देखना है, अष्टमेश, 8वें स्थान का स्वामी, 8वें स्थान का कारक ग्रह, 8वें स्थान का एक ही कारक ग्रह है वो शनि है, मार्केश, बातकेश और घातकेश। मुझे ये चीजों को ध्यान में रखना है, मुझे ये चीजों को ध्यान में रखना है। अगर समझो इसका और एक पहलू है
कि समझो मुझे ये स्थान से दिख नहीं रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो मैं और दूसरे 3 स्थान है उसको मैं कंसीडर करूंगा। तो कौन से है? तो कि 3, 6 और 11 मुझे अष्टमेश को लेना है, अष्टमेश के स्वामी को लेना है, अष्टमेश के कारक को लेना है, लेकिन मुझे साथ में 3, 6 और 11 ये तीनों स्थान के स्वामी को लेना है कि ये तीनों स्थान के और ये 3, 6 इसमें से कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है और कौन से ग्रह की प्रति अंतरदशा चल रही है। कोई भी 2 दशा चलती होगी तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा मिलने के संपूर्ण योग होते हैं। व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट पीड़ा मिलने के संपूर्ण योग होते हैं। चलो अभी इसके बाद और एक में चल रहा हूं कि जनरली मैं आज एक टेक्निक बता रहा हूं जो मेरे गुरु है वीरेंद्र भाई आज हमारे साथ हो गए यहाँ पे, तो हम भी उनके लेक्चर रखते हैं कभी कभी, मैथमेटिक्स में उनकी मास्टरी है। और उन्होंने मुझे बताया कि आपने कल जो नेपच्यून के बारे में जो डिस्कस किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि नेपच्यून के बारे में कोई कभी है ना प्रेडिक्शन पार्ट में लेता नहीं है, नेपच्यून को कभी कोई प्रेडिक्शन पार्ट में लेता नहीं है। तो जनरली किसी व्यक्ति की मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है, किसी व्यक्ति की मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप इस एग्जांपल को आप देख लीजिएगा आपके उसमें। यहाँ पे मैं लेता हूं कि किसी व्यक्ति की, इसमें देखो ये जो ग्रह का, ये नेपच्यून ग्रह की मैं सिचुएशन बता रहा हूं कुंडली में वो कौन से स्थान में होगा, फिर उसको हम वक्री, मार्गी, स्तंभी कितनी डिग्री का है, ये सब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। ये सब चीज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नेपच्यून ये जातक की कुंडली में कौन से स्थान में होगा। तो ये जातक का जन्म हम कहेंगे कि 29/9/1989 है। तो हमेशा ध्यान रखना ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो 200 साल तक हमें काम आता है, 200 साल तक हमें काम आता है, यानी 1900 से लेके 2100 तक, 1900 लेके 2100 तक। अभी यहाँ पे एक 1900 यानी 1900 एक कांस्टेंट फिगर है, फिर उसके बाद है 31, ये भी कांस्टेंट फिगर है। अभी मुझे क्या करना है, ये 1989 में से मुझे 1900 लेस करने हैं, यानी 89 बचे। अभी ये जो नेपच्यून है, ये नेपच्यून का सिंबल है, वो एक राशि के अंदर 14 साल रहता है, 14 इयर्स रहता है, एक राशि के अंदर 14 इयर्स रहता है। और वक्री कितने समय, तो कि 5 मंथ अप्रोक्सीमेट, 5 मंथ समथिंग 10 डेज ये वक्री रहता है, 5 महीना 10 दिन ये वक्री रहता है, और एक राशि के अंदर ये 14 साल रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1989 में से 1900 लेस किया। आप लोग भी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कुंडली आपको याद हो और आपकी कुंडली में ये नेपच्यून कहाँ है वो देख लीजिए और ये कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लीजिए कि ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे 89 जवाब आया। 89 में मुझे 31 कांस्टेंट जो मैंने बोला है, ये कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे उपयोग में ले लिया। फिर ये जो 31 है, ये कांस्टेंट मैंने जो बोला वो कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड करना है। 9 और 1 10, 8 और 3 12, 9 और 1 10 0, 8 ने 9 ने 3 12, अभी ये 12 हो गया। अभी मुझे एक राशि के अंदर वो 14 साल रहता है, तो मैं 14 साल यानी डिवाइड बाय 14 कर दूंगा। तो 14 8 जा, यहां पे 14 8 जा, $120 आंसर आया। डिवाइड में 14 कर देता हूं तो 14 8 जा आ गया, तो 14 8 जा 102, 102, तो रिमाइंडर आ गया 8। तो ये व्यक्ति का नेपच्यून होगा वो धनु राशि का, यानी उसने 8 राशि पूरी कर दी है और ऊपर कुछ डिग्री चला हुआ है, ऊपर कुछ डिग्री चला हुआ है, यानी इस व्यक्ति का नेपच्यून होगा धनु राशि का। फिर से मैं इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आपको
समझ में आए उसके लिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। नेपच्यून एक राशि के अंदर 14 साल रहता है। नेपच्यून एक राशि के अंदर 14 साल रहता है। देखो यहां से हम है ना, इन नेपच्यून के माध्यम से व्यक्ति का जन्म का महीना भी निकाल सकते हैं। व्यक्ति कौन से महीने में जन्मा है, यानी कौन, यहाँ पे ईयर दिया है 29,989 दिया हुआ है, लेकिन नेपच्यून अगर हमें पता हो ना तो हम व्यक्ति का जन्म का मास भी बता सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हम खाली ऐसे ही व्यक्ति का खाली ईयर भी दे दो ना तो हम उसका मास भी निकाल दे सकते हैं। तो यहाँ पे धनु राशि का नेपच्यून है। नेपच्यून एक राशि के अंदर 14 साल रहता है, 5 महीना 10 दिन तक वो वक्री रहता है। ये बंदे का जन्म है 29/9/1989 है। अभी 19 मुझे कांस्टेंट रखना है, याद रखना है। 1900 मुझे कांस्टेंट और 31 कांस्टेंट याद रखना है। ये 200 साल तक के लिए कांस्टेंट है। आप 2042 का बोलो, 2095 का भी बोलो, तो ये सेम मेथड से ही हमें कैलकुलेशन करके वो नेपच्यून उस समय पे कौन सी राशि में होगा वो हम पता कर सकते हैं। फिर ये 1989 में से मैं 1900 लेस कर दूंगा तो 89 आया। 89 में मैं 31, जो ये सेकंड कांस्टेंट है, ये फर्स्ट कांस्टेंट, ये सेकंड कांस्टेंट है, ये सेकंड कांस्टेंट में ले लूंगा तो ये दोनों का टोटल आ गया 120। अभी एक राशि के अंदर वो 14 साल रहता है, तो 14 में 120 को 14 से डिवाइड कर दूंगा तो 14 8 112 हो गया। तो ये 8 राशि यानी वृश्चिक राशि कंप्लीट की है, और यहाँ पे रिमाइंडर 8 आया है, यानी वृश्चिक राशि कंप्लीट करके वो धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। वो धनु राशि में प्रवेश कर चुका है, यानी ये व्यक्ति का नेपच्यून धनु राशि का होगा। ये व्यक्ति का नेपच्यून धनु राशि का होगा। फिर उसके बाद और एक चीज में आता हूं, लोग मुझे पूछते हैं कि हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बहुत ही एक टेक्निक बता रहा हूं कि हम किस तरह हमारी कुंडली के आधार पर जान सकते हैं कि भाई हम मेहनत करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले इसके पहले मैं सबसे पहले एक आ जाता हूं। कल किसी ने पूछा था प्रश्न कुंडली के बारे में, कल किसी ने मुझे पूछा था प्रश्न कुंडली के बारे में। तो मैंने बताया था कि प्रश्न कुंडली में आज तक कोई ऐसा नहीं बता रहा है कि भाई ये चंद्र की कितनी डिग्री है और उसका फल क्या होगा, ये चंद्र की कितनी डिग्री है उसका फल क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो तीन बात बता देता हूं कि अगर जब कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, अगर जब हम कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं, तो ये खास करके प्रश्न कुंडली के लिए और मुहूर्त के लिए ये चंद्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्र यानी मन, चंद्र यानी मन। हमारी कुंडली के अंदर जो व्यक्ति हमें प्रश्न पूछ रहा है वो प्रश्न किस चीज का होगा, किस चीज से रिलेटेड होगा। तो हमारे जो प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो चंद्र जो स्थान में होगा उस स्थान से रिलेटेड उस व्यक्ति का क्वेश्चन हमें मिलेगा। परंतु वो क्वेश्चन पूछा, वो चंद्र उस स्थान के अंदर कितने डिग्री का होगा। तो अभी समझो किसी व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा और चंद्रमा समझो कुंडली के अंदर मेष राशि के 20 डिग्री का आ गया, कुंडली के अंदर मेष राशि के 20 डिग्री का आ गया। वृषभ किसी की कुंडली के अंदर समझो प्रश्न के समय चंद्रमा वृषभ राशि के 25 डिग्री का आ गया, किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा मिथुन राशि के 22 डिग्री का आ गया। तो ऐसे 12 राशियों की डिग्री हमारे शास्त्र के अंदर दी हुई है कि भाई चंद्रमा प्रश्न पूछने के समय या तो मुहूर्त निकालने के समय अगर चंद्रमा की ये डिग्री होगी, जो मैंने अभी बताया कि मेष राशि है उसकी 20 डिग्री, वृषभ राशि है उसकी 25 डिग्री और मिथुन राशि है उसकी 22 डिग्री, ऐसे 12 की 12 राशियों की डिग्री है। तो इस ये डिग्री पे अगर चंद्रमा है प्रश्न और मुहूर्त निकालते समय, तो ये चंद्रमा उस व्यक्ति को कष्ट और पीड़ा देगा और मृत्यु भी दे सकता है, और मृत्यु भी दे सकता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि अगर उसी तरह प्रश्न पूछते समय या तो मुहूर्त निकालते समय, अभी मेष राशि के 21 अंश का चंद्र होगा, मेष राशि के 21 अंश का चंद्र होगा, वृषभ राशि के 14 अंश का चंद्र होगा, वृषभ राशि के 14 अंश का चंद्र होगा और मिथुन राशि के 18 अंश का होगा। ऐसे 12 राशियों के डिग्री दिए हुए हैं शास्त्र के अंदर।
अगर समझो प्रश्न और मुहूर्त के समय अगर ये डिग्री का चंद्र होगा तो ये बहुत ही शुभ फल देगा और इसको पुष्कर नाम के एक योग से जाना जाता है। पुष्कर नाम के एक योग से जाना जाता है। तो ये प्रश्न कुंडली के लिए मुझे किसी ने कल पूछा था, तो मैं एक शॉर्ट आपको टॉपिक बता दिया कि चंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न कुंडली के अंदर दो, चंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न कुंडली के अंदर दो। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं कुंडली के अंदर अदृश्य चक्रात और दृश्य चक्रात। ये ज्यादातर कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ाती नहीं है, ज्यादातर कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ाती नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास कोई आया और मुझे पूछा कि क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूं कि नहीं बदल सकता हूं, तो मैं सिर्फ सिंपल एक आपको बता देता हूं कि हमारी जो ये कुंडली है, हमारी जो ये कुंडली है, ये लग्न है और ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अभी ये कुंडली 4 भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं 2 ही पार्ट डिवाइड करता हूं। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट डिवाइड है। अभी उसमें भी कैसे है कि ये जो फर्स्ट हाउस है और ये सेकंड हाउस है, उसकी डिग्री कैसे गिननी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्स्ट हाउस है उसकी डिग्री कितनी है, तो कि 30 डिग्री है। लेकिन जब बालक का जन्म हुआ तो ये कितने डिग्री का था फर्स्ट हाउस? जब बालक का जन्म हुआ तो ये 7th हाउस कितने डिग्री का था? तो ये डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो फर्स्ट हाउस की जितनी डिग्री है, समझो, यानी वो फर्स्ट हाउस में उसने जितनी डिग्री भुगत ली है, भुगत चुका है, यानी हम कहेंगे कि ये लग्न है, ये व्यक्ति का लग्न हम कहेंगे 10 डिग्री का है। सपोज हम एज्यूम करते हैं कि लग्न 10 डिग्री का है और उसका जो 7th हाउस है, वो 7th हाउस है उसका समझो हम एज्यूम करते हैं कि 25 डिग्री का है, एज्यूम करते हैं कि 25 डिग्री का है। तो यहां से यानी 10 डिग्री से लेके ये 25 डिग्री 1 to 7 हाउस गिना जाएगा। भोग जो भोग चुका है, यानी 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक ये भोग चुका हुआ हाउस है और यहाँ पे 5 डिग्री बचे हैं और यहाँ पे 20 डिग्री बचे हैं। तो ये 5 डिग्री से 7वें हाउस से लेके 12वां हाउस 5 डिग्री से 20 डिग्री तक का और यहाँ पे 10 से लेके 25 डिग्री तक का। तो ये इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें है दृश्य चक्रात। ये दृश्य यानी दिखना, इसको हम कहते हैं उदित गोलार्ध, इसको हम कहते हैं उदित गोलार्ध। और ये है अदृश्य चक्रात, इसको हम कहते हैं अनउदित गोलार्ध। अभी ये उदित गोलार्ध है तो यहां पे सूर्य होना जरूरी है, और ये अनउदित गोलार्ध है यानी अदृश्य चक्रार्ध है तो यहाँ पे चंद्र होना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा हमें रात को ही दिखता है और सूर्य हमें दिन को दिखता है। अगर आपके मैक्सिमम ग्रह ये दृश्य चक्रार्ध के अंदर बैठे हैं और सूर्य भी वहां बैठा हुआ है, मैक्सिमम ग्रह आपके यहां बैठे और सूर्य भी यहां बैठा हुआ है, तो आप मिट्टी में से सोना पैदा कर सकते हो, आप मिट्टी में से सोना पैदा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सभी ग्रह बैठे हैं, ज्यादातर ग्रह बैठे और यहाँ पे चंद्र बैठा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह ये अदृश्य चक्रार्ध में ग्रह ज्यादा बैठे हुए और यहाँ पे चंद्र है, तो ये व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे सूर्य भी है तो ये व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, ये व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा जो ये पर्टिकुलर ये जो पोर्शन है, ये मेरा पोर्शन बहुत ही अच्छा है, यानी उदित गोलार्ध मेरा अच्छा है, तो मैं अपने भाग्य को पलट सकता हूं, मैं अपने भाग्य को पलट सकता हूं। फिर ये जो कुंडली है इसको और 2 पार्ट में और डिवाइड किया हुआ है, इसको और 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इस तरह, यानी ये पूर्व का भाग पूरा ये और ये पश्चिम का भाग, इस तरह डिवाइड किया हुआ है। अभी हमारे मैक्सिमम ग्रह कहां बैठे हैं? हमारे मैक्सिमम ग्रह यहां बैठे हैं कि यहां बैठे हैं? अगर ऊपर के समय ऊपर की जगह पे मैक्सिमम ग्रह बैठे हैं
तो इट विल गिव एडवांटेज टू, क्योंकि वो पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं, पूर्व दिशा में बैठे हुए हैं, और मैं बाकी समझो पश्चिम दिशा में मैक्सिमम ग्रह बैठे हैं, तो वो हमें थोड़ी तकलीफ देंगे, तो वो ग्रह हमें थोड़ी तकलीफ देंगे। यानी ये उदित गोलार्ध, दृश्य चक्रार्ध और अदृश्य चक्रार्ध का बहुत ही महत्व है हमारी कुंडली के अंदर। और यहाँ पे एक लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अगर दिन का जन्म हो, अगर दिन का जन्म हो और चंद्रमा दृश्य चक्रार्ध में हो, यहाँ पे हो, दिन का जन्म हो और चंद्रमा दृश्य चक्रार्ध में हो तो हमें अशुभ फल मिलता है। रात्रि का जन्म हो और चंद्रमा अदृश्य चक्रार्ध में हो, और चंद्रमा अदृश्य चक्रार्ध में हो तो हमें शुभ फल मिलता है, तो हमें शुभ मिलता है। रात्रि का जन्म हो और चंद्रमा अदृश्य चक्रार्ध में हो तो भी हमें अशुभ फल मिलता है, तो भी हमें अशुभ फल मिलता है। तो अगर ये दृश्य और अदृश्य चक्रार्थ के अनुसार अगर हम फल कथन करने जाए और हम देखें कि हम हमारा भाग्य बदल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे सूर्य और चंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे सूर्य और चंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है कि एक कुछ योग है जिसको हम कहते हैं गंडमूल योग, जिसको हम कहते हैं गंडमूल योग। ये गंडमूल योग क्या है? तो आप देखते होंगे कि जनरली लोग कहते हैं कि मेरा बेटा कि मेरी बेटी मूल नक्षत्र में जन्मी हुई है तो मुझे उसकी विधि करवानी है, मैं उसकी अगर विधि नहीं करवाता हूं तो उससे तकलीफ होती है। तो ये गंडमूल योग क्या है, सबसे पहले ये जानना है। तो लग्न गंडात भी है, तिथि गंडात भी है और नक्षत्र गंडात योग भी है। लग्न गंडात है, तिथि गंडात है और नक्षत्र गंडात योग है। तो सबसे पहले हम जो बहुत ही कॉमन है, यानी सब लोग एक ये रखते हैं कि मेरा बेटा की बेटी ये गंडमूल नक्षत्र योग में पैदा हुए हैं कि नहीं, मुझे ये जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक कुंडली है, अभी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये गंडमूल योग के ऊपर बहुत ही विस्तार से मैंने मेरी एक किताब लिखी हुई है, और उसके अंदर कौन से नक्षत्र के अंदर व्यक्ति का जन्म हुआ है और उसका फल, यानी ये गंडमूल नक्षत्र कौन से नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है बच्चा, उसका फल क्या होगा, और उसके फल की विधि कराने की जो कीमत है आज के समय में करीब करीब है ना, विधि कराने के 40,000 50,000 रुपया पंडित लोग ले लेते हैं। मैं देखो उनके पेट पे लात नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन इसकी विधि के अलावा इसके बहुत ही आसान उपाय हमारे शास्त्र में दिए हुए हैं। और ये गंडमूल नक्षत्र योग का जो विधि है, बच्चा अगर 8 साल के ऊपर हो जाता है उसके बाद ये दोष खत्म हो जाता है, उसकी कोई विधि करने की जरूरत नहीं है। अभी 28 साल 30 साल के हो गए तो भी लोग बोलेंगे कि नहीं आप ये गंडमूल नक्षत्र योग की विधि कराओ, वो कराने की जरूरत नहीं है। ये गंडमूल नक्षत्र योग की विधि कैसे होती है कि जब बच्चा पैदा होता है और पता चलता है कि ये गंडमूल नक्षत्र योग के अंदर जन्मा है, तो वही नक्षत्र 1 महीने के बाद जब वापिस आता है, 1 महीने के बाद जब वापिस आता है, उस यानी 27 दिन के बाद वो वापिस आता है, उस समय पे उस नक्षत्र की विधि करनी चाहिए, उस नक्षत्र की विधि कर लेनी चाहिए। अगर समझो हम लोग भूल गए और ऐसे ही 8 9 10 साल निकल गए, तो 1 से लेके 8 साल में ये गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हुए बच्चा अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सास ससुर, इनको किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ, यानी अपने को खुद को भी कोई ना कोई तकलीफ दे सकता है। ऐसा नहीं ये तकलीफ ही देगा, फायदा भी करवा सकता है, फायदा भी करवा सकता है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार से फिर इसकी रेमेडीज भी मैंने लिखी हुई है मेरी किताब के अंदर, और विधि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और किसको करनी चाहिए ये भी मैंने बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो ये गंडमूल नक्षत्र योग किसे कहते हैं सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने 12 राशियां लिख दी है, 12 राशियां लिख दी है। कल हमने देखा कि एक राशि के अंदर एक नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। तो यहाँ पे मैं नक्षत्र के नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा
तो ये नक्षत्र है, इसके 4 चरण हुए, इसके 4 चरण हुए और इसका 1 चरण हुआ। तो ये तीसरे नक्षत्र के 3 चरण बचे। तो ये तीसरे नक्षत्र 3, 4, 5, तो ये तीसरे नक्षत्र के 3 चरण, चौथे नक्षत्र के 4 चरण, यानी 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 बचे, पांचवें नक्षत्र के 2 चरण। अभी इसके पांचवें नक्षत्र के 2 चरण बचे, तो ये पांचवें नक्षत्र के 2 चरण, छठे नक्षत्र के 4 चरण और सातवें नक्षत्र के 4 और 2 6, 3 चरण। फिर सातवें नक्षत्र का 1 चरण, आठवें नक्षत्र का 4 चरण और नौवें नक्षत्र का 4 चरण। तो यहां पे आप देखेंगे कि 9 नक्षत्र कंप्लीट हो गए, यानी 9 नक्षत्र अप टू डेट कंप्लीट हो गए। 36 चरण यहां पे कंप्लीट हुए और यहां पे कर्क राशि की पूर्ण होती हुई, यानी कर्क राशि पूर्ण हो गई। तो ये कर्क राशि पूर्ण हुई और यहाँ पे नई राशि का प्रारंभ हुआ और यहाँ पे 9 नक्षत्र पूर्ण हुए और यहाँ पे नए नक्षत्र यानी दक्षिण नक्षत्र का प्रारंभ हुआ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 आता है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे भी 7 आता है, लेकिन यहाँ पे 9 पूर्ण हो गया और यहाँ पे 10 का प्रारंभ हुआ। तो मैं अभी खाली फिगर ही लिख लेता हूं, 10, तो इसके वापिस 4, 11 के 4 और 12वें नक्षत्र का 1, ये सेम रिपीट होगा। फिर 12वें नक्षत्र का 3, 13वें नक्षत्र का 4, 14वें नक्षत्र का 2, फिर यहां पे 14वें नक्षत्र का 2, 15वें नक्षत्र का 4, 16वें नक्षत्र का 3, फिर 16वें नक्षत्र का 1, 17वें नक्षत्र का 4 और 18वें नक्षत्र का 4। तो यहाँ पे वृश्चिक राशि पूर्ण हुई और 18 नक्षत्र पूर्ण हुए, यानी यहाँ पे कंप्लीटली 18 नक्षत्र पूर्ण हुए और वृश्चिक राशि कंप्लीट हुई। फिर से प्रारंभ होता है यहाँ पे 19वें नक्षत्र से, तो 19वें के 4, 20 के 4, 21 के 1, 21 का 1, 22 का 4 और 21 का 3, 21 का 3, 4 7 2, फिर 23 का 2, 24 का 4, 25 का 3, फिर यहाँ पे 25 का 1, 26 का 4 और 27 का 4, यानी हमारे यहाँ पे 12 राशियां पूर्ण हुई और ये 27 नक्षत्र पूर्ण हुए। तो ये जो नक्षत्र योग है, ये गंडात नक्षत्र योग कहां कहां आता है, कौन सी राशि के बीच में आता है और कौन से नक्षत्र के मध्य के बीच में आता है। तो यहाँ पे एक गंडात नक्षत्र योग है जो वो 9वीं राशि, चौथी राशि पूर्ण होने के बाद यहाँ पे 5वीं राशि के प्रारंभ में और 10वें नक्षत्र के प्रारंभ के बीच ये गंडात योग आता है। फिर उसके बाद 8वें उसमें ये यहाँ पे 18वें नक्षत्र में और 8वीं राशि में पूर्ण होता है और 9वीं राशि में वापिस प्रारंभ होता है। फिर यहाँ पे 27 नक्षत्र और 12वीं राशि में पूर्ण होता है और पहली राशि और पहले नक्षत्र के बीच में प्रारंभ होता है। इसमें 3 केतु के नक्षत्र है और 3 बुध के नक्षत्र है, 3 केतु के नक्षत्र है, 3 बुध के नक्षत्र। तो ये नक्षत्र गंडात योग कितने मिनट का होता है, तो कि ये नक्षत्र गंडात योग 2 घटी का होता है, 1 घटी यानी 24 मिनट, 2 घटी यानी 48 मिनट। तो हमें कैसे निकालना है, तो कोई भी नक्षत्र है वो हमारी पंचांग के अंदर कितने डिग्री का है वो हमें देखना है, कितने डिग्री का है, उसका समय क्या है हमें वो देखना है। उस समय हम नोट डाउन कर लेंगे। अभी हम नोट डाउन करेंगे कि समय है 2 घंटा 22 मिनट, तो 2 घंटे 22 मिनट में से हमें 48 मिनट लेस करना है और 2 घंटा 22 मिनट में हमें 48 मिनट ऐड करना है। तो नियर अबाउट 1 आवर 38 मिनट का ये गंडात नक्षत्र योग होता है, ये गंडात नक्षत्र योग होता है।
उसी तरह लग्न गंडात भी आता है और तिथि गंडात भी आता है। और ये कहाँ काम आता है, तो ये नक्षत्र गंडात योग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग्न गंडात योग मुहूर्त में बहुत ही अच्छी तरह काम आता है। तिथि गंडात योग मुहूर्त में बहुत ही काम आता है। लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं और कुछ खराब घटना हो जाती है तो दोष किसको देते हैं। जहाँ की आजकल जो मुहूर्त निकालने वाले हैं वो भी इस चीज को देखे बिना ही मुहूर्त निकाल के दे देते हैं कि भाई तिथि गंडात है कि नहीं है, लग्न गंडात है कि नहीं है, नक्षत्र गंडात है कि नहीं है, ये सब देखे बिना ही लोग मुहूर्त ये दे देते हैं, यानी मुहूर्त का समय दे देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, मैं एक सिंपल छोटी सी बात अभी आपको बताता हूँ शेयर बाजार के बारे में। सब लोग को एक उत्सुकता रहती है कि भाई आज मार्केट कैसी रहेगी। तो हम देखते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूं, इसमें जितना आप डीप में जाना चाहते हो मैं उतना डीप में लेके जा सकता हूं शेयर बाजार के अंदर कि भाई मैं देखो मेरी कुंडली के अंदर स्पेकुलेशन के योग है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है। मुझे शेयर बाजार की मार्केट को नहीं देखना है, मुझे शेयर बाजार को नहीं देखना है, पहले मेरी कुंडली के अंदर शेयर बाजार से मेरे को फायदा है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये देखना है। तो स्पेकुलेशन के लिए मेरा 5वां भाव है, तो मैं 5वें भाव को देखूंगा कि मैं स्पेकुलेशन करूंगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, मुझे ये देखना है। तो ये सबसे पहले ये देखना है कि फायदा हो। अगर मुझे लिखा है कि फायदा होगा तो आज मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, मुझे वो देखना है। तो सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ के बताता हूं आपको, मैंने लिखा हुआ है, मैंने जो स्टडी की है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अभी देखो मैंने मेरा जो ऑब्जर्वेशन है शेयर बाजार के मार्केट में, देखो मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, मैं शेयर बाजार में खेलता भी नहीं हूं, ना मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं, परंतु शेयर मार्केट में ना स्पेकुलेशन करता हूं, ना मैं शेयर एप्लीकेशन करता हूं कि जब जब मैंने अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर के लिए भी एप्लीकेशन की हुई है तो मेरे को उसमें घाटा गया है। फिर भले वो कंपनी टॉप लेवल पे चली गई है लेकिन मुझे उसमें घाटा गया है, उसके लिए मैं कभी नहीं करता हूं इस चीज को। तो मैंने ये नोट डाउन किया है कि जब भी अग्नि तत्व की राशि में ग्रहों का भ्रमण होता है, यानी गोचर के ग्रहों का भ्रमण होता है, अभी ये गोचर के ग्रहों के हिसाब अनुसार तो जो शुक्र है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शनि है, फिर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो ये भी ग्रह है, क्योंकि हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रह भी शेयर बाजार के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन कोई उसको लेता नहीं है, कोई उसको एप्लीकेबल नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी ग्रहों का गोचर के ग्रहों का मैक्सिमम भ्रमण अग्नि तत्व की राशि में होता है ना, तो मार्केट में सडनली तेजी आ जाती है, अचानक तेजी देखने को मिल जाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत समय से मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे ये ऑब्जर्वेशन में मिला है कि जब अग्नि तत्व की कोई भी राशि, यानी 1, 5, 9 ये 3 अग्नि तत्व की है, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशि है। ये अग्नि तत्व की राशि के अंदर अगर गोचर के ग्रह भ्रमण करते हैं ज्यादा से ज्यादा तो मार्केट के अंदर शीघ्र ही तेजी दिखने मिलती है। फिर पृथ्वी तत्व की राशि आती है 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर। तो इस राशि के अंदर गोचर के ग्रहों का भ्रमण होता है तो बहुत ही स्लो गति से इसकी चाल चलती है, यानी बहुत ही स्लो गति से तेजी या तो मंदी आती है, बहुत ही स्लो गति से तेजी या तो मंदी देखने मिलती है, और उसमें भी तेजी या तो मंदी देखने मिलती है। ग्रह के ऊपर आधारित है कि कौन से ग्रह गोचर में कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके ऊपर आधारित है। फिर वायु तत्व की राशि है 3, 7, 10, 3, 7, 10 यानी मिथुन, तुला और 3, 7, 11, वायु तत्व की राशि है 3, 7, 11, मिथुन, तुला और कुंभ। अगर ये राशि में गोचर के ग्रहों का भ्रमण हो तो सडनली आपको तेजी मंदी देखने मिलेगी, सडनली, एकदम सडनली देखने मिलेंगी। अभी तो 5 मिनट के पहले अगर तेजी चल रही थी तो 5 मिनट में उसमें मंदी भी आ जाएगी। फिर अगर जल तत्व की राशि के अंदर यानी 4, 8, 12 के अंदर अगर ये गोचर के ग्रह भ्रमण करते हैं तो स्थिरता वाली तेजी मंदी मिलेगी, यानी कांस्टेंट लंबे समय तक वो स्थिरता वाली तेजी मंदी देखने को मिलती। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं एकदम ऑथेंटिक नहीं कह सकता हूं, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अभी चर राशि है तो चर राशि में ज्यादातर कौन सी राशि है, चर राशि तो कि 1, 4, 7, 10, तो यहाँ पे तेजी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।
मैंने ये ऑब्जर्व किया है, तेजी में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिर मैंने बहुत सारी स्टडी की है इसके ऊपर कि ये तेजी में जो उतार चढ़ाव होगा तो कौन से ग्रहों के माध्यम से कौन सी इंडस्ट्री के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं स्थिर राशि, तो 2, 5, 8, 11, तो ये स्थिरता वाले उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, तो इसमें स्थिरता वाले उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। फिर द्विसभा राशि 3, 6, 9, 12, तो कभी तेजी आएगी तो कभी मंदी आएगी, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं, द्विसभा यानी कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये राशि के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं, चर स्थिर द्विसभा राशि वाले व्यक्तियों के बारे में एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम ट्रेन में मुसाफरी करते हैं और ट्रेन में मुसाफरी करते देखते हैं कि कोई व्यक्ति गाड़ी में चढ़ गया और एक सीट उसने ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन थोड़े समय में एक दूसरी सीट खाली हुई और वो उस सीट पे जाके बैठा, थोड़े समय में तीसरी सीट खाली हुई, वो उस पे जाके बैठा, थोड़े समय में विंडो सीट खाली हुई और उसको उतरने का स्टेशन आ गया है, गाड़ी स्टेशन में एंटर भी हो रही है, तो भी विंडो सीट खाली हुई तो विंडो सीट पे जाके बैठ गया। तो ये व्यक्ति चर राशि का होगा, ये व्यक्ति चर राशि का होगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे ऑब्जर्व करता हूं, फिर मैं कुछ ऑब्जर्वेशन और भी आपको बताता हूं। फिर स्थिर राशि वाला, स्थिर राशि वाला उसको चौथी सीट मिल गई ट्रेन के अंदर, तो चौथी सीट पे ही बैठा रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, चौथी सीट पे ही बैठा रहेगा। हाँ, थोड़ी जगह खाली हुई तो थोड़ा अंदर खिसक जाएगा, लेकिन वहां से वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो द्विसभा राशि वाले को कभी सीट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि द्विसभा राशि वाले कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सीट खाली है तो इधर बैठू, ये सीट खाली है तो इधर बैठू, ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसको कभी सीट नहीं मिलती है। तो ये देखो चर, स्थिर और द्विसभा राशि वाले के स्वभाव कैसे हैं, तो इस स्वभाव के अनुसार आप उनके बारे में प्रेडिक्शन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी। यहां पे देखिए, जिसकी कुंडली के अंदर राहु पावरफुल होगा, राहु यानी मिथुन का या तो कन्या का राहु होगा, बहुत ही पावरफुल होगा, तो आप शादी ब्याह में जाएंगे ना, तो उनका राहु पावरफुल होगा ना, तो बराबर मंडप के बीच में जाके, यानी एक मंडप के एक पर्दा है, वो पर्दे के पास में बीच में कुर्सी डाल के वो बैठेगा खाना खाने के लिए, खाने खाने के लिए बैठेगा। लेकिन शनि का जातक होगा तो वो पीछे से स्टार्ट करेगा, या तो एक साथ में सब खाना ले लेगा, एक साथ में सब खाना ले लेगा और हमेशा एक कोने में जाके बैठ जाएगा, हमेशा एक कोने में जाके बैठेगा, या तो बराबर बीच में जाके बैठ के वो अपना खाना खाएगा। और शनि का जातक हमेशा एक ग्रहों के ऊपर आधारित है, अरे गुरु का जातक है तो सबसे पहले मीठा खाएगा, मंगल का जातक है तो सबसे पहले तीखा खाएगा, बुध का जातक है तो इटालियन फूड, सिंगापुर, ये जो स्टाइलिश फूड है ये सब फूड खाएगा, शुक्र का जातक है तो वो भी वेराइटी फूड ज्यादा खाएगा। तो ये ग्रहों के ऊपर आधारित है कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठेगा। अभी गुरु का जातक है तो वो एक साथ में कभी भी खाना नहीं लेगा, वो थोड़ा 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 लेके खाएगा। अगर 3 काउंटर है तो तीनों काउंटर में जाके तीनों काउंटर वाले को लाभ देगा, यानी किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि वो गुरु के जातक ने 5-6 वाटके भर के बासुंदी खा ली है या तो गुलाब जामुन खा ली है कि रसगुल्ले खा ली है, ये मालूम नहीं पड़ने देना, नहीं पड़ने देना है। तो ये एक मेरा भी ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर। तो ये मैंने आपके आज जो ये बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। फिर मैं आपको एक दूसरा एक मैं आपको बताता हूं। हमारी कुंडली के अंदर अलग अलग स्थान है, जैसे हम कहते हैं कि केंद्र स्थान है, पणफर स्थान है, अपोकिलम स्थान है। तो देखो ये स्थानों के अंदर बैठे हुए ग्रह, अभी मैं पणफर स्थान की एक खाली बात कर देता हूं। केंद्र स्थान कौन सा है तो कि 1, 4, 7, 10 है, तो ये केंद्र स्थान। त्रिकोण स्थान कौन सा है तो कि 1, 5, 9, लेकिन त्रिकोण स्थान यानी पहले स्थान को हम केंद्र स्थान के गिनते हैं, उसके लिए उसको त्रिकोण स्थान में गिनती में नहीं लिया है, और 5 और 9 में ही उनको गिनती में लिया है, 5 और 9 में ही उनको गिनती में लिया हुआ है। फिर पणपर स्थान है 2, 5, 8, 11। तो ये जो स्थाने हैं, इस स्थानों का फल हमें जीवन में कब मिलता है, इस स्थानों का फल हमें जीवन में कब मिलता है। दूसरा, ये पणफर स्थान के अंदर अगर हमारे मैक्सिमम ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म क्यों लिया है, व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म क्यों लिया है। अभी आप देखो
पनफर स्थान है तो दूसरी राशि, पांचवी राशि, आठवीं राशि और 11वीं राशि, यानी 2, 5, 8, 11वां स्थान, ये स्थानों के अंदर मैक्सिमम ग्रह बैठे हैं। तो दूसरा स्थान है वो धन स्थान है, वाणी का स्थान है, परिवार का स्थान है। फिर धन, वाणी, परिवार और हमारे मुंह का टेस्ट का स्थान है। फिर 5वां स्थान है ये हमारे गत जन्म का स्थान है। 8वां स्थान है हमारे मृत्यु का स्थान है और 11वां स्थान है तो मित्र का स्थान है। अगर पणफर स्थान के अंदर हमारी कुंडली के अंदर मैक्सिमम ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति ने जन्म किसके लिए लिया है, तो कि व्यक्ति ने जन्म अपने परिवार, अपने मित्रों को दान यानी उनका उद्धार करने के लिए जन्म लिया हुआ है, उनका उद्धार करने के लिए जन्म लिया हुआ है। देखो आपको सिर्फ है ना किताबों में यही मिलेगा कि इसको पणफर स्थान कहते हैं, इसको त्रिक स्थान कहते हैं, इसको केंद्र स्थान कहते हैं, इसको त्रिकोण स्थान कहते हैं, इसको हिम्बुक स्थान कहते हैं, यही चीज आपको देखने मिलेगी। लेकिन उसके डेफिनेशन और उससे मिलने वाले फल के बारे में कोई नहीं बता पाएगा, जनरली कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी भी की हुई है और भारतीय विद्या भवन में एक बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा की थी। तो उनके माध्यम, यानी वो तो जब मैं उधर गया था तो वो तो थे नहीं, उसके एक्सपायर हो गए थे, परंतु उसके जो दूसरे जो सर लोग थे उनसे मैंने ये सब चीज सुनी है। तो मैंने इसको भी नोट डाउन किया है कि भाई कौन से स्थान के अंदर कौन से स्थान के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए, या तो कौन सा स्थान हमें जीवन के अंदर कब फल देता है, कौन सा स्थान हमें जीवन के अंदर कब फल देता है। फिर हम देखें तो त्रिकोण स्थान है, तो त्रिकोण स्थान में रहे हुए ग्रह हमें संपूर्ण जीवन में फल देते हैं। फिर पणपर स्थान में रहे हुए ग्रह हमें युवा अवस्था में फल देते हैं और केंद्र स्थान में रहे हुए ग्रह हमें बाल्य अवस्था में फल देते हैं। और केंद्र स्थान को हमारे शास्त्रकारों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो प्रथम जो स्थान है यानी फर्स्ट हाउस है वो हमारा बचपन है, 10वां स्थान है वो हमारी युवानी है, यानी हम यंग है एकदम, सप्तम स्थान है वो हमारी प्रौढ़ावस्था है और चतुर्थ स्थान है वो हमारी वृद्धा अवस्था है, वो हमारी वृद्धा अवस्था है। तो ये स्थानों के जो फल है, ये फलों को देखना और ये फलों से प्रेडिक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्थानों से फल करना और प्रेडिक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निर्यन ज्योतिष के अंदर स्थानों का बहुत महत्व है। ये जैसे कि 6, 8, 12 खड्डे के स्थान है, लोग कहते हैं कि खड्डे के स्थान के अंदर बैठे हुए ग्रह हमें बहुत ही तकलीफ देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि खड्डे के स्थान के अंदर बैठे हुए ग्रह एक दूसरे के घर में बैठे, यानी छठे का आठवें में, आठवें का 12वें में, 12वें का छठे में, ऐसे एक दूसरे के घर में बैठे हुए तो राजयोग जैसा फल देते हैं, विपरीत राजयोग जैसा फल देते हैं। यानी कुंडली जब प्रेडिक्शन करते हो तभी वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, परिवर्तन करते हैं कि नहीं, वो ग्रह योग कारक है कि नहीं। योग कारक किसको कहते हैं, तो कि 5वें केंद्र स्थान के और त्रिकोण स्थान के स्वामी अगर एक ही ग्रह होते हैं तो उसको हम योग कारक कहते हैं। उसमें कर्म स्थान यानी 10वां स्थान और भाग्य स्थान यानी 9वां स्थान, अगर ये 2 स्थान के ग्रह एक साथ बैठे हुए आपकी कुंडली के अंदर तो अति उत्तम फल देते हैं, अति उत्तम फल देते हैं। तो ये जब हम स्थानों की बात करते हैं तो ये स्थानों को भी हम अगर बारीकाई से देखें तो हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। अभी थोड़ा मैं एक कुंडली के अंदर कैसे क्या देखते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेरे पड़ोस के लड़के कैसे हैं, मेरे घर के अंदर जो सर्वेंट काम करता है उनके बच्चे कैसे हैं, मुझे ये देखना है। हमारे कैसे है तो हम हमारी कुंडली से देख लेते हैं, तो मुझे ये देखना है कि दूसरे के कैसे है, मुझे मेरी कुंडली से देखना है। तो मैं कैसे देखता हूं, मैं वो एक आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बता देता हूं।
अभी यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी ये मैं खुद हूं, माई सेल्फ, बराबर है। ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरा सर्वेंट है। अभी मुझे देखना है कि मेरा बच्चा, मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है, वो उसके बारे में मुझे जानना है। तो यहां से मैं 5वां स्थान देखता हूं, तो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये मेरा चाइल्ड है, माई चाइल्ड। मुझे सर्वेंट का चाइल्ड देखना है, तो यहां से मैं 5वां स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये सर्वेंट का चाइल्ड। मुझे पड़ोसी का बच्चा देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये पड़ोसी का बच्चा। अभी मैंने ये देखा, अभी मुझे ये देखना है कि ये पड़ोसी का बच्चा है, मेरा सर्वेंट है, उसके लड़का है, तो उसकी वाइफ कैसी होगी। तो ये जो सर्वेंट है उसका बच्चा है, ये उसकी वाइफ, ये पड़ोसी का बच्चा है, ये उसकी वाइफ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कुंडली से, एक ही कुंडली से हम बहुत सारे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम हमारे पिता, उसके पिता, उसके पिता और उसके पिता, यानी 4 फादर तक हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमारे 4th जनरेशन तक हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जब हम कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं, तो अभी जैसे कि ये पहला स्थान है, पहले स्थान का ये व्यय स्थान है, यानी खर्चे का स्थान है, तो ये व्यय स्थान है। तो ये दूसरा स्थान है, तो दूसरे स्थान का व्यय स्थान ये, तीसरे स्थान का व्यय स्थान ये, चौथे स्थान का व्यय स्थान ये। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करके अगर आप प्रेडिक्शन पार्ट में जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, फल मिलेगा। अभी ये यहाँ ये देखते हैं कि भाई पहले स्थान का व्यय स्थान ये, तो ये जो 12वां स्थान है वो है हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है। तो ये 12वें स्थान से ये जो 7वां स्थान है, ये रोग स्थान है। तो ये रोग स्थान से ये जो 5वां स्थान है, ये व्यय स्थान है। अभी यहां पे मैं आपको समझाता हूं, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, तो ये कैसी हॉस्पिटल के अंदर मुझे रखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी राशि है, कौन से ग्रह है, उसके ऊपर डिपेंड आएगा। क्योंकि मैं बीमार गिरा, तो ये हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे समझो गुरु की राशि आई है, तो गुरु की राशि यानी गुरु यानी वास्ट, यानी बड़ा, यानी ये बड़ी कोई हॉस्पिटल होगी, यानी ये कोई बड़ी हॉस्पिटल होगी। जैसे हम बंबई की बात करें तो बॉम्बे हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल है। फिर हम दिल्ली की बात करें तो एम्स हॉस्पिटल है। तो ऐसी बड़ी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन होगा। लेकिन मेरा उधर डायग्नोसिस बराबर होगा कि नहीं, मुझे ये जानना है। अभी मुझे जो डॉक्टर मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे कि नहीं, मुझे ये जानना है। कि मुझे जो डॉक्टर मिले वो सिर्फ पैसा ऐंठने वाले मिलेंगे या तो रॉन्ग डायग्नोसिस करने वाले मिलेंगे। तो यहां से बराबर 7वां स्थान यानी ये 6ठा स्थान यानी ये रोग स्थान है, रोग स्थान से बराबर 12वां स्थान यानी 5वां स्थान। तो ये 5वें स्थान से मैं जान पाऊंगा कि मुझे जो डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ पे जो राशि है और यहाँ पे जो ग्रह है, या तो जो ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उससे मैं जान पाऊंगा कि भाई ये मुझे डॉक्टर कैसे मिलेंगे और मेरी ट्रीटमेंट कैसी होगी, मेरा डायग्नोसिस सही होगा कि नहीं होगा। वो छोड़ो, मेरा डायग्नोसिस सही हुआ कि नहीं हुआ वो छोड़ो, लेकिन मेरे को डॉक्टर बदलने पड़ेंगे कि नहीं बदलने पड़ेंगे, ये भी मैं अपनी कुंडली से, यानी किसी के भी कुंडली से हम लोग बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। फिर और भी जान सकते हैं कि व्यक्ति को कौन सी ट्रीटमेंट सूट होगी। तो क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट होगी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सूट होगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सूट होगी, यूनानी ट्रीटमेंट सूट होगी, नेचुरोथेरेपी सूट होगी, कि कौन सी ट्रीटमेंट उसको सूट होगी, ये भी हम कुंडली से जान सकते हैं। तो हम कुंडली से हर चीज को, हर पहलू को हम आराम से जान सकते हैं। कुंडली में से हम हर चीज को, हर पहलू को आराम से जान सकते हैं। मेरे बच्चे का एजुकेशन क्या है, मेरी बच्चे की कुंडली के अंदर मंगल दोष है कि नहीं है, वो मेरी कुंडली से मैं जान सकता हूँ। मेरा पहला बच्चा यानी मेरा 5वां स्थान, मेरा दूसरा बच्चा यानी मेरा 7वां स्थान, मेरा तीसरा बच्चा यानी मेरा 9वां स्थान, मेरी पहली वाइफ यानी मेरा 7वां स्थान, मेरी दूसरी वाइफ यानी मेरा 9वां स्थान, मेरी तीसरी वाइफ यानी मेरा 11वां स्थान। तो इसके ऊपर से मुझे पता चल सकता है। दूसरा, ये जो बच्चा, समझो ये जिस बच्चे की कुंडली है वो दत्तक यानी एडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड है कि नहीं है,
ये भी हम कुंडली से जान सकते हैं। एडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड है कि नहीं है, ये भी हम कुंडली से जान सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे जितनी जानकारी दी है वो बहुत ही विशेष जानकारी दी है। और मैं ये सभी चीजें क्लास बेस्ड ट्रेनिंग में, वर्चुअल ट्रेनिंग में यहाँ पे बम्बई में सबको पढ़ाता था और सबको अच्छी भी लगती थी। और मेरे कुछ जो क्लास बेस्ड स्टूडेंट है वो मेरे साथ जुड़े हुए भी है और वो मेरे को आज भी कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ओपिनियन है कि भाई उनको मेरे से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी हम आज क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मेरे को 2 बार इंटीमेशन दिया है कि आज 11 बजे पूरा कर देना, क्योंकि कल हम लोग ने 11:15 11:30 बजा दिए थे। बोला 11 का 2-5 मिनट आगे पीछे हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे आके 2 बार बोल के गए हैं कि भाई 11 बजे तक जरा हो सके तो फिनिश कर देना। तो हम अभी आज क्वेश्चन आज वैसे भी हमें आंसर 11 बजे चेतन तक का ही परमिशन है। आज आज हमें 11 बजे तक का ही परमिशन है। तो 10:50 को हम लोग वाइंड अप करना चालू करेंगे। 10:55 तक मैक्सिमम हम लोग सवाल जवाब करके 11 बजे हमें कोई भी हालत में आज खत्म करना है। और आपके ऐसे क्वेश्चन हो गए तो आप बेफिक्र रहिए, आप ग्रुप में डाल देना। चेतन भाई मेरे ख्याल से टेलीग्राम नु ग्रुप बनवाना छो। वो पेड ग्रुप में आएगा, डेमो में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आपका ये जो डेमो ग्रुप का जो है डेमो ग्रुप में भी ओपन नहीं है, एडमिन एमा पण ओनली है वो। नहीं मैं नहीं, तो कह एडमिन ओनली है, क्योंकि उसमें फिर बहुत कचरा मैसेजेस आ जाते हैं। हम्म। आम जनता बहुत है उसके अंदर, तो अभी फिलहाल नहीं रखते हैं। जिसको ओके सवाल है वो हमें हमारे जो संस्था का जो नंबर है वो नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी ग्रुप कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है। चलो, कोई ना सवाल हो तो मैंने क्यों रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ करो।